बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इसके आगे के एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा। यूट्यूब के आगे के एपिसोड वहाँ पर मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। 3-4 सीरीज़ के डालूँगा और मैं उधर नहीं हूँ रूथलेस, तो कंफर्म मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा सेपरेट सीरीज़ में। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सागा सीरीज़ में एप्लीकेशन में अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा काम ख़त्म हो चुका एप्लीकेशन का। 1-2 दिन में बढ़िया अपडेट एक आ जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पर डालना शुरू कर दूँगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एपिसोड इसके आगे के यूट्यूब के। और स्टार्टिंग के एपिसोड का भी मैं अपलोडिंग का एक पर्सन हायर कर रखा है मैंने। अब वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एपिसोड 1 से वो डेली अपलोड करता रहेगा 20-20 मिनट के। एंड और कंप्लीट कर देगा सीरीज़। अच्छी वॉइस होगी वाली स्टार्टिंग से एपिसोड की। बाकी जिसको इसके आगे के एपिसोड सुनना है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर एपिसोड नंबर के बाद में वहाँ पर वो टाइटल लिख दूँगा मैं, तो वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। और डेली एपिसोड यहाँ पर भी मैं इसको शेड्यूल करूँगा, तो यहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा और वहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा। दोनों जगह आपको डेली एपिसोड 30 मिनट के आएंगे एपिसोड सारे, वो आपको मिल जाएंगे देखने को। ड्रैगन लॉर्ड के आज शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे एपिसोड। और बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड अवेलेबल हो जाएंगे। नई स्टोरी के डेली 1 घंटे का एपिसोड आएगा। और बाकी स्टोरीज को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी बहुत जल्द। ये स्टोरी जो अपलोड की है मेल वाइज में की गई, पहले फीमेल वाइज में थी, तो इसी वजह से डिलीट करके दोबारा अपलोड किया गया है। अब यही कंटिन्यू रहेगी वाइस हमेशा के लिए। किस्मत अच्छी है कि तुम में थोड़ी सी अंतरात्मा तो है। डेवल एम्परर रेल्म के डेमन स्पिरिट ब्लड की 2 बूंदें मैं ले लूंगा। कोको बस मुस्कुराया और डेवल एम्परर रेल्म के डेमन स्पिरिट ब्लड की 2 बूंदें ले लीं। इसके बाद उन्होंने बाकी डीमंस के डेमन स्पिरिट ब्लड को आपस में बांट लिया। बेशक अस्थायी ग्रह पर मारे गए डेमन जीनियस का डेमन स्पिरिट ब्लड बराबर नहीं बांटा गया, जबकि पिछले 90 वर्षों में प्राप्त किया गया डेमन स्पिरिट ब्लड समान रूप से बांटा गया। डेमन स्पिरिट ब्लड के बराबर बढ़ जाने के बाद तीनों ही बहुत संतुष्ट थे। हालांकि वे तुरंत मेरिट वेल जाकर मेरिट पॉइंट्स का आदान प्रदान करने नहीं गए। वे अभी अभी नैंशन सिटी से लौटे थे। इस दौरान निश्चित रूप से बहुत से लोग मेरिट वेल पर मेरिट पॉइंट्स बदलने आते हैं। अगर वे अभी जाते तो लाइन में लगना पड़ता और वे सबकी नज़र में भी आ जाते। इसलिए उन्होंने 10 दिनों से अधिक इंतज़ार किया, फिर एक साथ मेरिट वेल गए। देखो मेरे कितने मेरिट पॉइंट्स हैं। मेरिट वेल पर पहुंचते ही वो इंतज़ार नहीं कर पाया, तुरंत आगे बढ़ा और अपना सारा डेमन स्पिरिट ब्लड निकाल कर मेरिट वेल में डाल दिया। मेरिट वेल तुरंत चमकने लगा और अगले ही पल शब्दों की एक पंक्ति उभर आई। 1,233,234 शिवम और रूपाली की आंखें तुरंत चमक उठीं। 10 लाख से ज्यादा। एक ही बार में मेरिट पॉइंट्स 10 लाख से ऊपर पहुंच गए। ये सच में बहुत बड़ी कमाई थी। बेशक केवल डेवल एम्परर रेल्म के डेमन स्पिरिट ब्लड की 2 बूंदों से इतनी कीमत नहीं मिल सकती थी। इसके साथ साथ एम्परर 9 फोल्ड, एम्परर 8 फोल्ड और 7 फोल्ड डेमन स्पिरिट ब्लड भी शामिल था, तभी इतने मेरिट पॉइंट्स मिले। हा हा हा, कोको खुशी से खिलखिला उठा। 10 लाख से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स के साथ कितने खजाने बदले जा सकते हैं? कोको का दिमाग पहले से ही मेरिट एक्सचेंज हॉल में मिलने वाले खजानों की गिनती करने लगा। उस पंक्ति के शब्द उड़कर कोको की आइडेंटिटी जेड कार्ड में चले गए, गायब हो गए और जेड कार्ड फिर से उसके हाथ में लौट आए। अब तुम्हारी बारी है। पीछे हटते हुए भी उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने शिवम और रूपाली की ओर मुस्कुराते हुए देखा, मानो पूछ रहा हो कि अब तुम्हारे कितने मेरिट पॉइंट्स हैं। आओ, आखिर में तुम्हारी बारी है, रूपाली ने शिवम से कहा। वह जानती थी कि शिवम के सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए उसे अंत में रखा। वो मेरिट वेल के पास आए, अपना सारा डेमन स्पिरिट ब्लड निकालकर कुएं में डाल दिया। मेरिट वेल अचानक तेज रोशनी से भर गया और यह चमक अभी अभी वाली से कहीं ज्यादा तीव्र थी। अगले पल शब्दों की एक पंक्ति उभरी। 18,09,897, इतने ज्यादा? कोको की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 18 लाख से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स। रूपाली के पास डेवल एम्परर रेल्म का डेमन स्पिरिट ब्लड तक नहीं था, फिर भी उसे कोको से 6 लाख से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिले। तुमने अस्थायी ग्रह पर कितने डेमन जीनियस मारे? कोको ने हैरानी से रूपाली को देखा। ज्यादा नहीं, असली वाला तो वही है, रूपाली ने शिवम की ओर देखते हुए कहा। वह अपने मेरिट पॉइंट्स से काफी संतुष्ट थी। अस्थायी ग्रह पर उसे सिल्वर आर्मर मिला था।
अंतिम लड़ाई में उसने कई डेमन जीनियस मारे, यहाँ तक कि राजट और बुनान जैसे स्तर के डेमन जीनियस भी उसके हाथों मारे गए। बाकी डेमन जीनियस का डेमन स्पिरिट ब्लड और पिछले 90 वर्षों में जमा हुआ डेमन स्पिरिट ब्लड जोड़कर उसे इतने मेरिट पॉइंट्स मिले, लेकिन वह जानती थी कि शिवम के उससे कहीं ज्यादा होंगे। आखिरकार शीर्ष डेमन जीनियस लगभग सभी शिवम के हाथों मारे गए थे। डर्बी और कोगर जैसे पात्र जो 5 स्तर पार करके लड़ सकते थे, ऐसी क्षमता वाले लोग न जाने कितने मेरिट पॉइंट्स दिलाते हैं। रूपाली ने अपनी आइडेंटिटी जेड कार्ड समेटी और पीछे हट गई, उत्सुकता से शिवम को देखने लगी। शुभम, तुमने और ज्यादा मारे हैं, जल्दी से दिखाओ कि तुम्हें कितने मेरिट पॉइंट्स मिले हैं। वो उसे उत्साहित होकर उकसाने लगी। शिवम ने सिर हिलाया। सच कहें तो रूपाली के मेरिट पॉइंट्स देखकर उसे भी अपने परिणाम का इंतजार होने लगा था। मेरिट वेल के पास आकर शिवम ने एक साथ सारा डेमन स्पिरिट ब्लड कुएं में डाल दिया। भू अगले ही पल मेरिट वेल से प्रकाश की एक तेज किरण फूट पड़ी। उसकी चमक कोको और रूपाली के समय से कई गुना ज्यादा थी। यहाँ तक कि मेरिट वेल की रक्षा कर रहे शक्तिशाली लोग भी चौंक गए और जिज्ञासा से देखने लगे। इतनी तेज जैगवैंग मेरिट वेल को इतनी बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है, इस छोटे से लड़के को कितने मेरिट पॉइंट्स मिले होंगे? उसकी कल्टिवेशन देखकर लगता है कि वह एम्परर सेकंड लेयर का सामान्य सिपाही है, फिर भी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। कई शक्तिशाली रक्षक भीतर ही भीतर हैरान थे। कोको और रूपाली भी मेरिट वेल के ऊपर टकटकी लगाए हुए थे। फिर अंकों की एक पंक्ति उभरी, 895 6723। वह स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। 8.9 मिलियन से ज्यादा, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? उसने जोर जोर से आंखें मली और दोबारा देखा। आखिरकार यकीन हो गया कि यह सच में 8 मिलियन से ऊपर है। इसके बाद कोको पूरी तरह पत्थर का हो गया, इतने ज्यादा। यहाँ तक कि तैयार रहने के बावजूद रूपाली भी हैरान रह गई। 8.9 मिलियन से ज्यादा, उससे 5 गुना अधिक। यह वाकई चौंकाने वाली संख्या थी। अरे तुम्हें इतने मेरिट पॉइंट्स कैसे मिले? तुमने कितने डेमन जीनियस मारे हैं? शिवम के आइडेंटिटी जेड कार्ड लेने के बाद कोको होश में आया और उत्साह से चिल्लाया। ठीक है, मुख्य रूप से मैंने शीर्ष डेमन जीनियस मारे। प्रतियोगिता के लगभग सारे शीर्ष डेमन जीनियस मेरे हाथों मारे गए। इसके अलावा एक डेमन जीनियस ऐसा भी था जो 5 स्तर पार करके लड़ सकता था। शिवम ने सामान्य सा जवाब दिया। मैं तो दंग रह गया। कोको की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 5 स्तर पार करके लड़ने वाला डेमन जीनियस, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने मेरिट पॉइंट्स मिले। ऐसा जीनियस डेविल एम्परर से भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स दिला सकता है जब तक कि वह उच्च स्तरीय डेविल एम्परर न हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने इतने डेमन जीनियस मारे हैं तो चाहे जो हो मैं तुमसे कुछ हिस्सा जरूर ले लेता। वह पछताते हुए चिल्लाया और पांव पटकने लगा। मेरिट पॉइंट्स का लेन देन नहीं हो सकता, वे सिर्फ स्वयं के उपयोग के लिए होते हैं। ये छोटा सा लड़का, यहाँ तक कि मेरिट वेल की रक्षा करने वाले कुछ शक्तिशाली लोग भी अवाक रह गए। 8.9 मिलियन वाकई डरावना था। कुछ देवस्तर के लोग भी एक बार में इतने मेरिट पॉइंट्स नहीं कमा पाते। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक यहाँ पहरा दिया था, ऐसी स्थिति बहुत ही दुर्लभ थी। बुरा नहीं, शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इस कमाई से काफी संतुष्ट था। इतने मेरिट पॉइंट्स से कितने खजाने बदले जा सकते हैं? उसने अपना आइडेंटिटी जेड कार्ड उठाया और मन से जांच की। उसने देखा कि मेरिट पॉइंट्स के आंकड़े बदल चुके थे। पहले संख्या थी 12356767, अब ये बन गई थी 90802908956790। शिवम के कुल जमा मेरिट पॉइंट्स 9 मिलियन तक पहुंच चुके थे। सिर्फ 10 लाख कम और वह जनरल पदोन्नति की योग्यता पूरी कर लेगा, जो सचमुच अत्यंत आश्चर्यजनक था। कुल मिलाकर तीनों ही बेहद संतुष्ट थे। इस बार उनकी जमा की गई कुल मेरिटोरियस पॉइंट्स 10 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। 10 लाख मेरिट पॉइंट्स होने पर कोई भी फर्स्ट क्लास सोल्जर बन सकता था। ये सोचकर ही कोको बेहद उत्साहित हो गया। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला कि अब फर्स्ट क्लास सोल्जर की पदोन्नति के लिए चलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास सोल्जर बनने पर न सिर्फ फर्स्ट क्लास सोल्जर का आर्मर मिलता है, बल्कि केमिकल टावर की तीसरी मंजिल पर कल्टिवेशन करने का अवसर भी मिलता है और इसके फायदे अनगिनत हैं। ये कहते हुए कोको ने तुरंत अपना मन स्थिर किया।
शिवम ने भी सहमति जताई और कहा कि चलो, फर्स्ट क्लास सोल्जर बनने के लाभ वाकई बहुत थे और जब योग्यता पूरी हो चुकी थी तो पदोन्नति न कराने का कोई कारण नहीं था। जब तक कुल जमा मेरिट पॉइंट्स 10 लाख पहुंच जाते हैं तब तक पदोन्नति संभव होती है, चाहे मेरिट पॉइंट्स खर्च किए गए हों या नहीं। इसके बाद बिना देरी किए तीनों ड्रीम सिटी के मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर रवाना हो गए। यह विभाग हेवनली सुप्रीम एस के पदोन्नति और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और हेवनली सुप्रीम एस के आर्मर भी यहीं से वितरित किए जाते थे। कुछ ही देर में तीनों एक विशाल हॉल के सामने पहुंचे। हॉल के प्रवेश द्वार पर दो हेवनली सुप्रीम एस ने शिवम और उसके साथियों को रोक लिया और पूछा कि वे यहाँ क्या करने आए हैं। कोको ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वे हेवनली सुप्रीम के स्तर में पदोन्नति कराने आए हैं। दोनों द्वारपालों ने हैरानी से पूछा कि किस स्तर तक पदोन्नति चाहिए। कोको ने साफ कहा कि वे तीनों फर्स्ट क्लास सोल्जर बनना चाहते हैं। ये सुनते ही एक द्वारपाल की आंखें फैल गईं और उसने अविश्वास से उन्हें देखा। उसने पुष्टि करते हुए पूछा कि क्या सच में तीनों ही फर्स्ट क्लास सोल्जर बनना चाहते हैं। कोको ने सिर हिलाकर कहा कि बिल्कुल। अचानक दोनों द्वारपाल जोर से हंस पड़े और कोको को देखते हुए उपहास से बोले कि क्या वो मजाक कर रहा है। उनके कल्टिवेशन स्तर को देखकर फर्स्ट क्लास सोल्जर बनना असंभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट कोई मजाक की जगह नहीं है और उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए, वरना शिकायत दर्ज होने पर सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस हंगामे ने आसपास मौजूद लोगों का भी ध्यान खींच लिया। मिलिट्री डिपार्टमेंट में आने जाने वाले कई सैनिकों ने उत्सुकता से शिवम और उसके साथियों को देखा। अधिकतर लोगों को यह असंभव लग रहा था क्योंकि शिवम और उसके साथियों में सबसे ऊंचा कल्टिवेशन स्तर भी गॉड एम्परर सर्क्यूलस के आसपास था। फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम बनने के लिए कम से कम 10 लाख मेरिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आमतौर पर हेवनली सुप्रीम एस पहले डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश करते हैं और फिर डीमंस का शिकार करके मेरिट पॉइंट्स जमा करते हैं। इसीलिए सामान्य फर्स्ट क्लास सोल्जर्स का कल्टिवेशन स्तर भी डिवाइन एम्परर रेल्म में होता है। हालांकि कुछ असाधारण प्रतिभाएं गॉड एम्परर रेल्म में रहते हुए भी फर्स्ट क्लास सोल्जर बनती हैं, लेकिन वे सभी सीनियर गॉड एम्परर स्तर के पीयरलेस जीनियसेस होते हैं। ऐसे में शिवम और उसके साथियों का एक साथ फर्स्ट क्लास सोल्जर बनने का दावा लोगों को मजाक ही लग रहा था। कोको को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि जब वह कह रहा है कि वे पदोन्नति कराने आए हैं तो वे करेंगे ही। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के नियम किसी योग्य व्यक्ति की पदोन्नति को रोकते नहीं हैं, इसलिए उन्हें रास्ता देना चाहिए। शुरुआत में जो उत्साह था वह यहाँ आकर नाराजगी में बदल चुका था। द्वारपालों ने ताना मारते हुए कहा कि वे ये सब उनके भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर वे अंदर जाकर पकड़े गए कि उनके मेरिट पॉइंट्स 10 लाख से कम हैं तो सजा तय है। इसके बावजूद अंततः उन्होंने उपेक्षा भरे भाव से रास्ता खोल दिया। शिवम, कोको और रूपाली आत्मविश्वास के साथ भीतर चले गए। द्वारपालों को अब भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने किसी और को गेट पर खड़ा करके खुद भी पीछे पीछे अंदर जाने का फैसला किया। आसपास मौजूद कई लोग भी तमाशा देखने के लिए उनके साथ चल पड़े। भले ही शिवम और उसके साथी बेहद आत्मविश्वासी दिख रहे थे, फिर भी कोई नहीं मान पा रहा था कि तीनों सच में फर्स्ट क्लास सोल्जर बनने लायक मेरिट पॉइंट्स रखते होंगे। एक व्यक्ति का चमत्कार संभव है, लेकिन तीनों का एक साथ, ये सचमुच अविश्वसनीय लग रहा था। फिर भी वे मूर्ख नहीं थे कि सजा का जोखिम लेकर सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ आते। इसी कारण लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। तीनों एक बड़े समूह के साथ एक काउंटर के पास पहुंचे जहां कई सोल्जर काम कर रहे थे। इतने सारे सैनिकों को एक साथ आते देखकर वे भी हैरान हो गए। एक सफेद बालों वाले सोल्जर ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या काम है। कोको ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे हेवनली सुप्रीम में पदोन्नति कराने आए हैं, और वह भी फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम के रूप में। ये सुनते ही पीछे बैठे सोल्जर भी चौंक गए, क्योंकि उनकी सोच भी वही थी जो बाहर के द्वारपालों की थी। कोको ने अधीरता से अपनी आइडेंटिटी जेड कार्ड निकाली और सफेद बालों वाले सोल्जर को दे दी, साथ ही पीछे मौजूद द्वारपालों की ओर ठंडी नजर से देखा। वो उनके चेहरे पर पछतावे के भाव देखने को आतुर था। सफेद बालों वाले सोल्जर ने आइडेंटिटी जेड कार्ड को एक फॉर्मेशन पर रखा। तुरंत फॉर्मेशन चमकने लगी और उस पर अंकों की एक पंक्ति उभर आई। यही कोको के मेरिट पॉइंट्स थे। ये देखकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें फैल गईं। सच में उसके मेरिट पॉइंट्स 10 लाख से कहीं ज्यादा थे, लगभग 12 लाख, और उनमें से ज्यादातर अभी खर्च भी नहीं हुए थे। विशेषकर वे दोनों द्वारपाल जिन्होंने पहले मजाक उड़ाया था, लगभग जड़ हो गए।
उनके चेहरे शर्म से लाल पड़ गए। कोको ने गर्व से उनकी ओर देखते हुए कहा कि कुछ लोग वाकई दूसरों को कम आंकते हैं। एक द्वारपाल ने फिर भी असंतोष में कहा कि ठीक है, कोको तो योग्य है, लेकिन बाकी दो का क्या, क्योंकि उसने कहा था कि तीनों एक साथ पदोन्नत होंगे। इस पर कोको ने व्यंग्य से कहा कि अगर देखना है तो ध्यान से देखो। इसके बाद उसने सफ़ेद बालों वाले सोल्जर से पूछा कि क्या वह फर्स्ट क्लास सोल्जर बनने के योग्य है। सोल्जर ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसके अक्यूमुलेटेड मेरिट पॉइंट्स 10 लाख से अधिक हैं, इसलिए वह पूरी तरह योग्य है और वे उसके प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पदोन्नति की प्रक्रिया बहुत सरल थी। आइडेंटिटी जेड रून में संशोधन किया गया, रिकॉर्ड दर्ज किया गया और काम पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने सुनहरे रंग का एक आर्मर निकाला और कोको को सौंप दिया। ये फर्स्ट क्लास सोल्जर आर्मर था जो एक साधारण डिवाइन एम्परर ट्रिपल लेवल एक्सपर्ट के पूर्ण आक्रमण को सहन कर सकता था। आसपास मौजूद कई सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सोल्जर्स ये दृश्य देखकर ईर्ष्या से भर गए। जैसे ही कोको ने हेवनली सुप्रीम का आर्मर हाथ में लिया, वह उत्साह से भर उठा और तुरंत उसे पहन लिया। उसके चेहरे पर आत्मसंतोष और गर्व की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सीनियर, यह मेरी आइडेंटिटी जेड कार्ड है। इतना कहने के बाद रूपाली आगे बढ़ी और अपनी आइडेंटिटी जेड कार्ड बैफा सोल्जर को सौंप दी। बैफा सोल्जर ने रूपाली की आइडेंटिटी जेड कार्ड ली और उसे फॉर्मेशन पर रख दिया। तुरंत ही फॉर्मेशन चमक उठी और उस पर एक और अंकों की पंक्ति उभर आई। जब लोगों ने देखा तो उस पर 18 मिलियन से भी अधिक मेरिट पॉइंट्स दर्ज थे। यह नज़ारा देखते ही आसपास खड़े सभी लोग एक बार फिर जड़ हो गए। रूपाली के अक्यूमुलेटेड मेरिट्स अब तक के सबसे अधिक थे, पूरे 18 मिलियन से भी ज्यादा, जो फर्स्ट क्लास सोल्जर में पदोन्नति के लिए पूरी तरह मानक पर खरे उतरते थे। देख लिया। कोको ने दोनों गेटकीपर्स की ओर उपेक्षा और तंज से भरी नजर डाली। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। दोनों गेटकीपर्स का चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था और उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था। यह वाकई उनके लिए जबरदस्त झटका था। लगातार दो लोगों के मेरिट पॉइंट्स 10 लाख से ऊपर निकल चुके थे और अब आखिरी बचा शिवम। ऐसे में इस समय मुंह खोलना उनके लिए और ज्यादा अपमानजनक ही होता। हाँ, तुम फर्स्ट क्लास सोल्जर में पदोन्नति के योग्य हो, बैफा सोल्जर ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उसने आवश्यक रिमार्क्स किए, फिर एक फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम आर्मर निकाला और रूपाली को सौंप दिया। रूपाली ने आर्मर लिया और शिवम के पास लौटते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही सभी की निगाहें एक साथ शिवम पर टिक गईं। लगातार दो लोगों ने 10 लाख से अधिक मेरिट पॉइंट्स दिखा दिए थे, इसलिए हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि शिवम के पास आखिर कितने मेरिट पॉइंट्स होंगे। हालांकि शिवम और उसके साथी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, इसलिए कई लोग अंदाजा लगा चुके थे कि शायद शिवम के मेरिट पॉइंट्स भी 10 लाख से अधिक होंगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कितने। शिवम शांत भाव से आगे बढ़ा, काउंटर के पास आया और अपनी आइडेंटिटी जेड कार्ड निकाल ली। सीनियर, लीजिए, कहते हुए उसने कार्ड बैफा सोल्जर को थमा दी। बैफा सोल्जर ने सिर हिलाया, कार्ड ली और फॉर्मेशन पर रख दी। फॉर्मेशन तुरंत चमक उठी और सभी की नजरें उसकी ओर जम गईं। अगले ही पल फॉर्मेशन पर अंकों की एक पंक्ति उभर आई। सफेद बालों वाले सोल्जर की आंखों की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। अपने व्यापक अनुभव के बावजूद वह भी चौंक गया था। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया तो और भी ज्यादा थी। चारों ओर ठंडी सांस खींचने की आवाजें गूंज उठीं। हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे उस संख्या को अविश्वास और स्तब्धता के साथ देख रहे थे। 9 मिलियन से भी अधिक शिवम के अक्यूमुलेटेड मेरिट पॉइंट्स वास्तव में 9 मिलियन से ऊपर पहुंच चुके थे। वह सिर्फ गॉड एम्परर के 5 फोल्ड रेल्म में था, फिर भी इतने मेरिट पॉइंट्स। आखिर उसने क्या किया था? हे भगवान, मैंने क्या देख लिया? इसके मेरिट पॉइंट्स 9 मिलियन से भी ज्यादा हैं और उनमें से ज्यादातर अब तक इस्तेमाल भी नहीं हुए। भयानक, उसने कौन सा मिशन पूरा किया होगा? या फिर उसने कितने डेमन मारे होंगे? सिर्फ 1 मिलियन कम है और ये 10 मिलियन पर पहुंच जाएगा, फिर तो जनरल में पदोन्नति हो जाएगी। गॉड एम्परर 5 फोल्ड रेल्म में ऐसा, ये तो कभी सुना ही नहीं। चारों ओर विस्मय और शोर गूंज उठा। गेट पर पहरा देने वाले दोनों गार्ड पूरी तरह पत्थर बन चुके थे। उनके मुंह खुले रह गए थे और आंखें फटी की फटी थीं। कोको ने एक बार फिर उनकी ओर घमंड से नजर डाली और बोला, कैसा रहा? देख लिया? कुत्ते की नजर से दूसरों को नीचा समझने का नतीजा यही होता है। आसपास के लोगों के हैरान और स्तब्ध चेहरों को देखकर कोको को अपार संतोष मिल रहा था, मानो ये खुशी उसकी कल्टिवेशन बढ़ने से भी अधिक हो। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह तृप्त हो चुका था। कमाल है, सचमुच कमाल है।
इतनी कम उम्र में इतने मेरिट पॉइंट्स जमा कर लेना, मेरे पूरे जीवन में ऐसा मैंने पहली बार देखा है। बैफा सोल्जर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्दी ही तुम 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स पूरे कर लोगे और जनरल बन जाओगे। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, शिवम ने मुट्ठी बांधकर सम्मानपूर्वक कहा। अच्छा है, युवाओं में न अहंकार, यह और भी सराहनीय है। आओ मैं तुम्हारी भी रिमार्क कर देता हूँ, बैफा सोल्जर ने संतोष से कहा और शिवम के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। रिमार्क्स पूरी होने के बाद उसने शिवम को भी फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम का आर्मर सौंप दिया। शिवम ने आर्मर तुरंत नहीं पहना बल्कि उसे स्टोरेज रिंग में रख लिया। इसके बाद तीनों मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से बाहर निकले। चारों ओर मौजूद लोगों की ईर्ष्याभरी निगाहों के बीच बाहर आते ही वे सीधे मेरिट एक्सचेंज हॉल की ओर बढ़ गए। हॉल के भीतर वही दृश्य था, वॉइड में तैरते हुए अनगिनत लाइट ग्रुप्स। रूपाली और कोको ने तुरंत अपने लिए उपयुक्त लाइट ग्रुप ढूंढा और उसमें प्रवेश करके गायब हो गए। शिवम शिवम, मेरे लिए कुछ खाने का सामान लेना मत भूलना, गेंद जैसी आवाज शिवम के कानों में गूंजी। निश्चिंत रहो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, सबसे पहले तुम्हारे लिए ही एक्सचेंज करूंगा। शिवम मुस्कुराया। उसने स्क्रैप डिवाइन सुप्रीम वाले लाइट ग्रुप को ढूंढा और उसमें प्रवेश कर गया। अंदर टूटे फूटे मैजिक सोल्जर्स भरे पड़े थे और हर एक पर एक्सचेंज के लिए जरूरी मेरिट पॉइंट्स अंकित थे। शिवम ने उन निम्नस्तरीय टूटे सैनिकों को देखना भी उचित नहीं समझा। अब उसके पास मेरिट पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह गेंद के लिए एक टॉप लेवल ब्रोकन डिवाइन सुप्रीम एक्सचेंज करना चाहता था। गेंद में यह विशेष क्षमता थी कि वह रिफाइंड वेपन को अब्सॉर्ब करके उसकी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर सकता था। ऐसी स्वर्गविरोधी क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता था। केवल टॉप लेवल डिवाइन सुप्रीम एस को अब्सॉर्ब करके ही गेंद की असली शक्ति सामने आ सकती थी। शिवम को पिछले समय देखा हुआ एक टूटा हुआ काला भाला याद आ गया जिसे एक्सचेंज करने के लिए 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स चाहिए थे। एक टूटा डिवाइन सुप्रीम ही 1 मिलियन का था, तो अगर वह पूरा होता तो कितना भयानक किलर वेपन होता। अगर ऐसा हथियार गेंद द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया तो निश्चित ही वह एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर लेता। पिछली बार मेरिट पॉइंट्स कम होने के कारण शिवम उसे नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार वह मौका किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था। उसने ध्यान से तलाश की और गेंद से महसूस करने को कहा। कुछ देर बाद मिल गया। गेंद उत्साह से चिल्लाई और उसका गोलमटोल शरीर एक दिशा में उड़ गया। शिवम उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी ही देर में उसने हवा में तैरता हुआ आधा भाला देखा जो रोशनी के एक आवरण से घिरा हुआ था। आवरण के ऊपर एक्सचेंज प्राइस लिखा था, 10 लाख मेरिट पॉइंट्स। गेंद उस टूटे भाले को देखते ही चमक उठी और उसके चारों ओर घूमने लगी। बस यही, शिवम ने आइडेंटिटी जेड कार्ड निकाली और उस हाफ स्पेयर के ऊपर मौजूद लाइट मास्क पर रख दी। तुरंत मास्क से तेज रोशनी फूटी, फिर रोशनी मंद पड़ती चली गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। आधा टूटा हुआ भाला पूरी तरह सामने आ गया। मेरा हुआ, मेरा हुआ। गेंद खुशी से उछल पड़ी और उसने सीधे अपना मुंह खोलकर आधा भाला निगल लिया। इसके बाद वह ब्रेसलेट में बदलकर शिवम की कलाई पर आ गई। शिवम जानता था कि गेंद को उस हाफ स्पेयर को डाइजेस्ट करने में कुछ समय लगेगा। उसने आइडेंटिटी जेड कार्ड उठाकर जांच की और पाया कि मेरिट पॉइंट्स अब बदल चुके थे। 9,08,02,90,795,6,790 उपलब्ध मेरिट पॉइंट्स पहले से पूरे 1 मिलियन कम हो चुके थे। ये देखकर शिवम के दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन जब उसने सोचा कि गेंद की कॉम्बैट पावर बढ़ेगी, उसे हाफ स्पेयर की विशेष क्षमताएं मिलेंगी, तो उसके मन में फिर से उम्मीद और अपेक्षा जाग उठी। गेंद के लिए जरूरी भोजन चुनने के बाद शिवम उस क्षेत्र से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां 3000 प्राचीन रहस्यमय तकनीकें रखी हुई थीं। वहां पहुंचकर वह सोच में पड़ गया कि आखिर उसे कौन सी एंशिएंट सीक्रेट चुननी चाहिए। यहाँ हजारों प्राचीन सीक्रेट टेक्निक्स थीं और स्वाभाविक रूप से शिवम चाहता था कि वह अपनी पसंद की तकनीक चुने, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि उसके मेरिट पॉइंट्स पर्याप्त नहीं थे। सबसे सस्ती महान प्राचीन सीक्रेट टेक्निक की कीमत ही 1 लाख मेरिट पॉइंट्स से शुरू होती थी और जो शीर्ष स्तर की थी उनकी कीमत 10 लाख मेरिट पॉइंट्स से भी अधिक देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए शिवम केवल कुछ ही चुन सकता था। उसने मन ही मन तय किया कि भविष्य में धीरे धीरे मेरिट पॉइंट्स जमा करेगा और तब बाकी तकनीकों को भी चुन लेगा। उसने सोचा कि उसके पास पहले से ही कई अटैक टाइप और एनिमी ट्रैपिंग टाइप रहस्यमय तकनीकें हैं, तो क्या अब डिफेंस और स्पेशल टाइप की एंशिएंट सीक्रेट्स चुननी चाहिए। इसी विचार के साथ वह आगे देखने लगा।
तभी उसकी नज़र एक तकनीक पर पड़ी जिसका नाम था ग्रैंड डिफेंस, जो ग्रेट 1000 एंशिएंट सीक्रेट्स में से एक थी और 3 सबसे मजबूत डिफेंस टेक्निक्स में गिनी जाती थी। ये सभी ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स में टॉप 100 में शामिल थी और इसे पाने के लिए पूरे 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स चाहिए थे। शिवम की आंखें चमक उठी क्योंकि यह टेक्निक वास्तव में उसके दिल को छू गई थी। भले ही उसके पास फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम का आर्मर था, लेकिन वह आखिरकार एक बाहरी वस्तु ही थी। अगर कभी उसे बैंड डोमेन सील जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो उस समय उसे अपनी खुद की रक्षा क्षमता पर ही निर्भर रहना होगा। इसके अलावा वह हमेशा इनर में रहने वाला नहीं था। भविष्य में उसे इनर छोड़ना ही पड़ेगा और उस समय हेवनली सुप्रीम का आर्मर शायद काम भी न आए। इसलिए अपनी स्वयं की डिफेंस क्षमता को मजबूत करना बेहद ज़रूरी था। कीमत चाहे जितनी भी अधिक हो, यह एंशिएंट सीक्रेट लेना ही पड़ेगा। शिवम ने बिना हिचकिचाए आइडेंटिटी जेड कार्ड निकालकर ग्रैंड डिफेंस को एक्सचेंज किया और उस तकनीक को अपने मन में दृढ़ता से याद कर लिया। ग्रैंड डिफेंस को एक्सचेंज करने के बाद भी शिवम की खोज जारी रही। उसे पिछले समय देखी गई एक और पावरफुल टेक्निक याद आई जो एक अल्टीमेट मूव थी। वह टेक्निक एस्केप और अटैक दोनों को एक साथ जोड़ती थी और उसकी प्रभावशीलता बेहद जबरदस्त थी, इसलिए शिवम इसे लेकर भी बहुत उत्सुक था। थोड़ी देर बाद उसने उस टेक्निक को ढूंढ ही लिया। इस पावरफुल मूव को एक्सचेंज करने के लिए भी 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी। शिवम ने जरा भी देर नहीं की और उसे भी एक्सचेंज कर लिया। इस तरह एक्सचेंज करने के बाद उसके पास उपलब्ध मेरिट पॉइंट्स केवल 595,790 रह गए। उसने सोचा कि अब फिलहाल एंशिएंट सीक्रेट्स का एक्सचेंज रोक देना चाहिए और इसकी बजाय कुछ कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स ली जाएं। सामान्य रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास कोशिकाओं में घुलकर फॉरबिडन पावर के साथ मिल जाता था, जिससे फॉरबिडन स्ट्रेंथ और भी शक्तिशाली हो जाती थी और उसकी क्रॉस लेवल फाइटिंग क्षमता लगातार बढ़ती जाती थी। इसके अलावा शिवम कुछ ऐसे खजाने भी एक्सचेंज करना चाहता था जिनमें अत्यधिक शुद्ध और विशाल ऊर्जा भरी हो, जैसे एल्फ वुडन हार्ट जैसे ट्रेजर्स। जैसे जैसे उसकी कल्टिवेशन बढ़ रही थी, ऊर्जा की खपत की गति भी डरावनी होती जा रही थी। एल्फ क्लैन से उसे जो एल्फ वुडन हार्ट्स मिली थी वे ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। एल्फ क्लैन अभी भी उस पर 1 लाख एल्फ वुडन हार्ट्स का कर्ज रखता था और शिवम सोच रहा था कि वह कब जाकर वे 100,000 एल्फ वुडन हार्ट्स लेने जाए। इसके बाद शिवम एंशिएंट सीक्रेट्स वाले क्षेत्र से बाहर निकला और कॉमन सीक्रेट्स एक्सचेंज करने लगा। साधारण सीक्रेट टेक्निक्स के मामले में उसके पास कोई खास चयन नहीं था। जब तक कोई सीक्रेट टेक्निक थी वह उसे एक्सचेंज कर लेता था। इनमें एक कॉमन सीक्रेट टेक्निक की कीमत कम नहीं थी। एक टेक्निक के लिए 100 मेरिट पॉइंट्स लगते थे। अगर इन्हें डिवाइन क्रिस्टल्स या अन्य ट्रेजर्स से एक्सचेंज किया जाए तो बाहरी बाजार की तुलना में ये कहीं ज्यादा महंगा था, लेकिन बाहरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में सीक्रेट टेक्निक्स मिलना असंभव था। यही इनर की कॉमन सीक्रेट्स की सबसे बड़ी खासियत थी, इसलिए महंगी होने के बावजूद शिवम को इन्हें एक्सचेंज करना ही पड़ा। 100 मेरिट पॉइंट्स में एक सीक्रेट टेक्निक के हिसाब से 10,000 कॉमन सीक्रेट्स लेने के लिए 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च होते थे। शिवम ने एक ही बार में वे 20,000 कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स एक्सचेंज कर ली जो उसके पास पहले नहीं थीं। ध्यान देने की बात यह थी कि इससे पहले वह कुल मिलाकर लगभग 1300 कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स ही जमा कर पाया था। अगर ये 20,000 टेक्निक्स सफलतापूर्वक कल्टिवेट होकर मिस्टीरियस रून्स में बदल जाएं और उसकी कोशिकाओं में रोंगरू हो जाएं तो उसकी फॉरबिडन पावर कितनी बढ़ेगी इसकी कल्पना करना भी कठिन था। तब 6 स्तर पार करके लड़ना या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचना कोई सपना नहीं रह जाएगा। हालांकि इन सभी 20,000 टेक्निक्स को पूरी तरह इंटीग्रेट करना एक बेहद विशाल और कठिन परियोजना थी। इस एक्सचेंज के बाद शिवम के उपलब्ध मेरिट पॉइंट्स 2 मिलियन कम हो गए और केवल 395,790 रह गए। इसके बाद उसने बड़ी मात्रा में शेंडन एक्सचेंज किए। ये सभी ऐसे मैजिक पिल्स थे जिनमें अत्यंत शुद्ध और विशाल ऊर्जा समाहित थी और इसके लिए उसने पूरे 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च कर दिए। इस स्तर के हाई ग्रेड पिल्स की कीमत भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। इसके बाद उसके पास बचे मेरिट पॉइंट्स घटकर 295,690 रह गए। कुछ देर के लिए शिवम ने बैनफील्ड सील्स के बारे में भी सोचा। डार्कस्टार द्वारा उस पर किए गए असैसिनेशन प्रयास में इस्तेमाल हुए सील की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी, लेकिन जल्द ही उसने यह विचार त्याग दिया। बैनफील्ड सील का एक बड़ा नुकसान ये था कि इसे उपयोग करने वाला स्वयं भी उसी क्षेत्र में फंस जाता था और अपने बड़े किलर टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता था।
शिवम के पास कई डेविस्टेटिंग लार्ज स्केल किलर मूव्स थे, यहाँ तक कि जेड स्टिक जैसे स्तर का वेपन भी उसके पास था। ऐसे सील्स आमतौर पर उच्च कल्टिवेशन वाले लोग कम कल्टिवेशन वालों से निपटने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि उन पियरलेस जीनियसेस की ताकत को सीमित किया जा सके। लेकिन शिवम के मामले में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या उसे अपने से कम कल्टिवेशन वाले किसी व्यक्ति से निपटने के लिए ऐसे सील्स चाहिए थे? उससे ज़्यादा एरोगेंट और मॉन्स्ट्रस जीनियस आखिर कौन हो सकता था? साफ शब्दों में कहें तो बैंड फील्ड सील्स का इस्तेमाल दूसरे लोग उस पर करने के लिए सोच सकते थे, लेकिन शिवम को दूसरों पर इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो मेरिट पॉइंट्स बच गए थे उन्हें शिवम कल्टिवेशन टावर में अभ्यास के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। आखिर कल्टिवेशन टावर में अभ्यास करने में भी मेरिट पॉइंट्स की खपत बेहद चौंकाने वाली थी। उसके ज्ञान के अनुसार कल्टिवेशन टावर की पहली मंजिल पर एक दिन अभ्यास करने के लिए 20 मेरिट पॉइंट्स लगते थे, दूसरी मंजिल पर 100 मेरिट पॉइंट्स और तीसरी मंजिल पर पूरे 500 मेरिट पॉइंट्स प्रतिदिन खर्च होते थे। अब वो फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम बन चुका था और तीसरी मंजिल पर कल्टिवेशन कर सकता था, लेकिन भले ही उसके पास लगभग 3 मिलियन मेरिट पॉइंट्स बचे हों, फिर भी वो वहाँ केवल लगभग 16 वर्षों तक ही अभ्यास कर पाएगा। हालांकि तीसरी मंजिल का प्रभाव दूसरी मंजिल से निश्चित रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, वरना इतने मेरिट पॉइंट्स की मांग ही नहीं होती। अब जब शिवम ने इतनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स प्राप्त कर ली थीं, तो कल्टिवेशन टावर में प्रवेश करना अनिवार्य था, अन्यथा वह इन टेक्निक्स का अभ्यास कब करेगा? एक्सचेंज का काम लगभग पूरा हो चुका था। शिवम वहां से बाहर निकला और देखा कि कोको और रूपाली भी एक्सचेंज कर चुके थे। दोनों के चेहरों पर संतोष भरी मुस्कान थी, जिससे साफ पता चलता था कि उन्हें भी अच्छी खासी प्राप्ति हुई थी। चलो अब केमिकल टावर में जाकर कुछ समय कल्टिवेशन करते हैं, कोको ने शिवम को देखते ही कहा। इसके बाद तीनों वहां से निकल पड़े और केमिकल टावर के नीचे आ पहुंचे। वहां पहुंचकर शिवम ने पूछा कि वे किस स्तर पर अभ्यास करना चाहते हैं। कोको ने आह भरते हुए कहा कि उसके पास ज्यादा मेरिट पॉइंट्स नहीं बचे हैं, इसलिए वह केवल दूसरी मंजिल पर ही अभ्यास कर सकता है। रूपाली ने भी सिर हिलाया और कहा कि उसकी स्थिति भी वही है। उन्होंने बहुत से ट्रेजर्स एक्सचेंज कर लिए थे और अगर वे तीसरी मंजिल पर गए तो वहां ज्यादा समय तक अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अंत में कोको और रूपाली दूसरी परत में कल्टीवेशन करने चले गए, जबकि शिवम तीसरी परत में प्रवेश कर गया। तीसरी मंजिल में दाखिल होते ही शिवम ने पाया कि यह लगभग दूसरी मंजिल जैसी ही थी। यहाँ भी एक पत्थर का पुल था जो दूर तक जाता हुआ दिखाई देता था और चारों ओर वॉइड फैला हुआ था, जिसकी वजह से नज़र पर असर पड़ रहा था और दूर की वास्तविक स्थिति साफ दिखाई नहीं दे रही थी। शिवम सीधे उस पत्थर के पुल पर आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद उसकी नज़र एक ऐसी सीढ़ी पर पड़ी जो तिरछे नीचे की ओर जाती थी। उसके मन में एक विचार उठा कि तीसरी परत का अवसर क्या दूसरी परत जैसा ही होगा। ये सोचते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया और एक समतल स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही वह उस समतल स्थान पर पहुंचा, शिवम ने तुरंत ही प्रिमिटिव गॉड्स की अत्यंत प्रबल आभा को महसूस किया। उसने महसूस किया कि यह वास्तव में दूसरी परत जैसा ही है, लेकिन यहाँ प्रिमिटिव गॉड्स की आभा कहीं अधिक शक्तिशाली थी, कम से कम दूसरी मंजिल से कई गुना अधिक। शिवम की आंखों में चमक आ गई और उसके मन में विचारों का प्रवाह तेज हो गया। क्या इस तीसरी परत में भी कोई प्रिमिटिव गॉड मौजूद है और वह दूसरी परत के प्रिमिटिव गॉड से भी अधिक शक्तिशाली है? इस जिज्ञासा के साथ शिवम आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे जाता गया, प्रिमिटिव गॉड्स की आभा और अधिक तीव्र होती गई और उस पर पड़ने वाला दबाव भी लगातार बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि यहाँ कई हेवनली सुप्रीम कल्टिवेशन कर रहे थे। जो लोग यहाँ अभ्यास कर पा रहे थे वे स्वाभाविक रूप से फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम थे और उनमें से अधिकांश डिवाइन एम्परर रेल्म में थे। इन लोगों ने शिवम की ओर देखा और उनकी आंखों में कौतूहल साफ झलक रहा था। 5-fold डिवाइन एम्परर कल्टिवेशन के साथ फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम बन जाना उनके लिए भी आश्चर्यजनक था। शिवम ने आसपास की निगाहों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया और प्रिमिटिव गॉड्स की आभा इतनी प्रबल हो गई कि अंततः शिवम को इवन फॉरबिडन पावर का उपयोग करने के बावजूद आगे बढ़ना कठिन लगने लगा। अब वह लगभग निश्चित हो चुका था कि यहाँ कोई अत्यंत शक्तिशाली प्रिमिटिव कल्टिवेटर मौजूद है और वह जीवित प्रिमिटिव गॉड है, वरना इतनी भयानक आभा संभव नहीं होती। दूसरी मंजिल पर वह प्रिमिटिव गॉड का वास्तविक स्वरूप देख सका था, लेकिन यहाँ तो उसकी झलक तक नहीं मिल रही थी। अंततः शिवम को उसी स्थान से लौटना पड़ा।
उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ सोर्स डिवाइन फैक्टर या सोर्स मिस्टरीज की कल्टिवेशन का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरी मंजिल से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह उसके लिए उपयोगी नहीं था। वह सिर हिलाते हुए वापस लौटा, पत्थर के पुल पर आ गया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसके सामने दूसरी सीढ़ी प्रकट हुई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने एक छोटा सा तालाब देखा जो चमकदार लाल तरल से भरा हुआ था। ये दृश्य भी दूसरी परत जैसा ही था, क्योंकि वह भी प्रिमिटिव गॉड्स का रक्त था। शिवम ने कुछ समय तक उसे महसूस किया और सोचा कि यदि यहाँ कल्टिवेशन की जाए तो उसकी कल्टिवेशन शीघ्र ही बढ़ जाएगी। उसका अनुमान था कि केवल आधे वर्ष में ही उसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। पिछली बार दूसरी मंजिल पर उसे एक रेल्म ब्रेक थ्रू करने में भी आधा वर्ष लगा था, लेकिन तब वह डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर से आगे बढ़ा था। अब वह डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर पर था। हालांकि तीसरी मंजिल का प्रभाव कहीं अधिक बेहतर था, लेकिन कल्टिवेशन का स्तर जितना ऊंचा होता जाता है, ब्रेक थ्रू उतना ही कठिन और धीमा होता जाता है। इसलिए यहाँ भी 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक पहुँचने में लगभग आधा वर्ष लगेगा और आगे के स्तरों में तो और अधिक समय लगेगा। शिवम ने निर्णय लिया कि फिलहाल कल्टिवेशन में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वह ये देखने का निर्णय लेता है कि क्या यहाँ ओरिजिनल डिवाइन साउंड मौजूद है। यदि ओरिजिनल डिवाइन साउंड हुआ तो वह पहले सीक्रेट टेक्निक्स का अभ्यास करेगा। यह निश्चय करके वह वहां से आगे बढ़ गया। जैसा उसने सोचा था, सब कुछ दूसरी मंजिल जैसा ही निकला। थोड़ी ही देर में वह पत्थर के पुल के अंत तक पहुंच गया और वहां उसे ओरिजिनल डिवाइन साउंड मिल गया। यहाँ भी ओरिजिनल डिवाइन साउंड मौजूद था, लेकिन इसका प्रभाव दूसरी मंजिल से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। शिवम संतुष्ट हो गया और उसने तय किया कि वह यहीं अभ्यास करेगा। वह एक स्थान पर बैठ गया, पालथी मारकर बैठा, आंखें बंद की और ग्रेट शिफ्टिंग टेक्निक का कल्टिवेशन मेथड उसके मन में उभरने लगा। ग्रेट शिफ्टिंग टेक्निक 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स में शीर्ष स्तर की तकनीकों में से एक थी। इसकी शक्ति असाधारण थी, लेकिन अभ्यास की कठिनाई भी उतनी ही अधिक थी। ये ग्रेट विंड, ग्रेट फ्रैगमेंटेशन, ग्रेट डेमन स्वॉर्ड और ग्रेट बॉन्डेज से भी अधिक कठिन थी। सामान्य परिस्थितियों में यदि बाहर अभ्यास किया जाए तो इसे समझ पाना बेहद कठिन होता, लेकिन ओरिजिनल डिवाइन साउंड की सहायता से इसका अभ्यास अपेक्षाकृत आसान हो गया। केवल 7 दिनों में ही शिवम ने ग्रेट शिफ्टिंग टेक्निक की शुरुआत कर दी, उसे मिस्टीरियस रून में बदल दिया और उसे एक सेल में रोंग रू कर दिया। हालांकि केवल शुरुआत से संतोष नहीं था, उसका लक्ष्य इसे ग्रेट सक्सेस तक पहुंचाना था। शिवम ने अभ्यास जारी रखा। 1 महीने में वह माइनर सक्सेस तक पहुंचा और आधे वर्ष में ग्रेट सक्सेस तक। बाहर की दुनिया में यह अकल्पनीय था, लेकिन यहाँ केवल आधे वर्ष में ही यह संभव हो गया। ये साबित करता था कि यहाँ ओरिजिनल डिवाइन साउंड का प्रभाव कितना जबरदस्त था। ग्रेट शिफ्टिंग टेक्निक को ग्रेट सक्सेस तक पहुंचाने के बाद शिवम ने तुरंत ग्रैंड डिफेंस का अभ्यास शुरू कर दिया। इसकी कीमत भी लगभग उसी स्तर की थी, लेकिन अभ्यास की कठिनाई इससे भी अधिक थी। ग्रैंड डिफेंस को ग्रेट सक्सेस तक पहुंचाने में शिवम को पूरे 8 महीने लगे। इन 2 शक्तिशाली एंशिएंट टेक्निक्स को ग्रेट सक्सेस तक साधने के बाद शिवम की समग्र शक्ति स्पष्ट रूप से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। भले ही अटैक पावर में बहुत बड़ा उछाल न आया हो, लेकिन उसकी एस्केपेबिलिटी कई गुना बेहतर हो चुकी थी। इसके बाद शिवम ने उन कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स का अभ्यास शुरू किया जिन्हें उसने एक्सचेंज किया था। उसके वर्तमान स्तर पर किसी भी कॉमन सीक्रेट टेक्निक को शुरू करना और उसे मिस्टीरियस रून में बदलना बेहद आसान था, और इसमें ओरिजिनल डिवाइन साउंड का भी बड़ा योगदान था। वह एक दिन में दर्जनों टेक्निक्स की शुरुआत कर सकता था, लेकिन उन्हें ग्रेट सक्सेस तक पहुंचाने के लिए वह प्रतिदिन केवल एक ही टेक्निक पूरी कर पाता था। फिर भी यह गति बेहद तेज मानी जाती थी। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 10 वर्षों से अधिक समय निकल गया। इन 10 वर्षों में शिवम ने कुल 3700 कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स को ग्रेट सक्सेस तक पहुंचा दिया। पहले से मौजूद 1300 टेक्निक्स को मिलाकर अब उसके पास कुल 5000 कॉमन सीक्रेट टेक्निक्स ग्रेट सक्सेस स्तर पर थीं। अब जब वह फॉरबिडन पावर को संचालित करता तो उसके पूरे शरीर की कोशिकाएं कंपन करने लगतीं और सभी टेक्निक्स फॉरबिडन पावर के साथ पूरी तरह मिलकर एक भयानक शक्ति विस्फोटित कर देती। अब शिवम की लीपफ्रॉगिंग एबिलिटी निश्चित रूप से बहुत बढ़ चुकी थी। उसका अनुमान था कि वह कम से कम 6 स्तर पार करके लड़ सकता है और वास्तविक क्षमता इससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन स्तर पार करके लड़ना भी जैसे जैसे कठिन होता जाता है। उदाहरण के लिए 4 स्तर से 5 स्तर पार करना 5 से 6 स्तर पार करने की तुलना में कहीं आसान होता है।
शिवम ने मन में गणना की कि 11 वर्षों से अधिक समय में उसने केवल 3700 टेक्निक्स का अभ्यास किया है, जबकि उसके पास अभी भी असंख्य टेक्निक्स बची हुई हैं। उन्हें वह भविष्य में धीरे धीरे अभ्यास करेगा। कम से कम वे उसके पास मौजूद थीं और जब भी समय मिलेगा वह अभ्यास कर सकेगा। अब उसका अगला लक्ष्य अपनी कल्टिवेशन को और बढ़ाना था। उसके पास बचे मेरिट पॉइंट्स अब बहुत कम रह गए थे और वे इस तीसरी मंजिल में 5 वर्षों से भी कम समय तक कल्टिवेशन का समर्थन कर सकते थे। शिवम के बचे हुए मेरिट पॉइंट्स उसे तीसरी परत में 5 वर्षों से भी कम समय तक ही अभ्यास करने का समर्थन कर सकते थे। उसने तय किया कि इन अंतिम मेरिट पॉइंट्स का उपयोग वह अपनी कल्टिवेशन को और आगे बढ़ाने के लिए करेगा। वह उठा उस स्थान से निकला और फिर दूसरी सीढ़ी वाले क्षेत्र में लौटा जहां प्रिमिटिव गॉड्स के रक्त से भरी झील थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे उस झील में कूद गया और कल्टिवेशन शुरू कर दी। जैसे ही वह झील में उतरा, शिवम ने भयानक दबाव महसूस किया, मानो उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन उसी समय प्रिमिटिव गॉड्स के रक्त से एक अद्वितीय और विशाल ऊर्जा तरंग उठी जो निरंतर उसके शरीर में प्रवेश करती गई और उसकी हर एक कोशिका में समाहित होती चली गई। शिवम की इंस्क्रिप्शन पावर तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई की तरह कोशिकाओं की क्षमता को तुरंत नहीं उकसाता था, लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि ऊर्जा लगातार और बिना रुके बहती रहती थी, ठीक जैसे लंबी नदी का प्रवाह जिससे शक्ति निरंतर बढ़ती रहती थी। पलक झपकते ही आधा वर्ष बीत गया। जैसा कि शिवम ने अनुमान लगाया था, आधे वर्ष के भीतर ही वह डिवाइन एम्परर के 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक पहुंच गया। उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी। ब्रेक थ्रू के बाद भी उसने कल्टिवेशन बंद नहीं की, बल्कि वहीं बना रहा और 7वें डिवाइन एम्परर रेल्म पर प्रहार करना शुरू किया। डिवाइन एम्परर के 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक पहुंचना कहीं अधिक कठिन था, क्योंकि यह मिड लेवल डिवाइन एम्परर से हाई लेवल डिवाइन एम्परर की छलांग थी। यहाँ तक कि इस स्थान पर भी 6 महीनों में ब्रेक थ्रू संभव नहीं था। शिवम ने लगातार कल्टिवेशन की और कुल 3.5 वर्षों के बाद वह अंततः डिवाइन एम्परर 6 से डिवाइन एम्परर 7th रेल्म तक पहुंच गया। इस समय तक शिवम के पास बचे मेरिट पॉइंट्स लगभग 1.5 लाख रह गए थे। 7th डिवाइन एम्परर से 8th डिवाइन एम्परर तक ब्रेक थ्रू करने में और भी अधिक समय लगने वाला था। शिवम का अनुमान था कि उसमें कम से कम 15 वर्ष लगेंगे, इसलिए उसने कल्टिवेशन रोक दी, केमिकल टावर से बाहर निकला और वापस अपने निवास स्थान की ओर लौट आया। अपने निवास स्थान पर लौटने के बाद उसने देखा कि कोको और रूपाली भी लौट चुके थे और अपने अपने कमरों में कल्टिवेशन कर रहे थे। साफ था कि वे गोंगजन एक्सचेंज हॉल से बदले गए ट्रेजर्स को पचा रहे थे। शिवम भी अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने कमरे से एक शक्तिशाली आभा फैलती हुई महसूस की। ये गेंद की आभा थी। केमिकल टावर में जाने से पहले शिवम ने गेंद को अकेले वापस भेज दिया था, क्योंकि गेंद केमिकल टावर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसके पास मेरिट पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए वह वहां रह नहीं सकती थी। इसलिए गेंद शिवम के कमरे में लौट आई थी और उस हाफ ब्लैक स्पेयर को रिफाइन कर रही थी। स्पष्ट रूप से 10 वर्षों से अधिक समय बाद गेंद ने हाफ ब्लैक स्पेयर को काफी हद तक रिफाइन कर लिया था। इस समय वह एवोल्यूशन की अवस्था में थी। शिवम ने दरवाजा खोला और देखा कि गेंद एक गोलाकार रूप में हवा में तैर रही थी। उसके गोल शरीर से चमकदार प्रकाश और शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे लगातार निकल रही थीं। उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। 7th डिवाइन एम्परर, 8th डिवाइन एम्परर, 9th डिवाइन एम्परर। अंततः गेंद की आभा डिवाइन एम्परर रूम पर जाकर रुक गई। गेंद ने एक ही झटके में कई रेल्म्स पार कर लिए और डिवाइन एम्परर रूम तक पहुंच गई। शिवम समझ गया कि गेंद डिवाइन एम्परर रेल्म की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। इससे आगे का कदम डिवाइन एम्परर से डिवाइन एम्परर की ओर होता है। डिवाइन एम्परर से डिवाइन एम्परर के बीच कोई हाफ स्टेप डिवाइन एम्परर नहीं होता। डिवाइन एम्परर रूम पीक ही अंतिम सीमा है और उसके बाद सीधा डिवाइन एम्परर रेल्म आता है। हालांकि रूम पीक से डिवाइन एम्परर तक पहुंचना बेहद कठिन है। इसके लिए शरीर के स्टार्स को ब्लैक होल्स में बदलना पड़ता है, जो न सिर्फ कठिन है बल्कि समय, प्रक्रिया और अवसर की भी मांग करता है। शिवम हाथ बांधकर वहीं खड़ा रहा और शांत मन से प्रतीक्षा करता रहा। कुछ दिनों के बाद गेंद की आभा स्थिर हो गई। तभी गेंद सिमटकर शिवम के पास उड़ आए। शिवम ने पूछा, क्या तुमने हाफ ब्लैक स्पेयर को पूरी तरह रिफाइन कर लिया? गेंद ने उत्साह से जवाब दिया, अभी पूरी तरह नहीं, केवल एक हिस्सा रिफाइन हुआ है। ये हाफ ब्लैक स्पेयर मामूली चीज नहीं है, लेकिन मुझे इससे एक बेहद शक्तिशाली एबिलिटी मिल गई है।
शिवम की रुचि बढ़ गई। उसने कहा, एक एबिलिटी, चलो उसे आजमाते हैं। इसके बाद वह गेंद को लेकर कमरे से बाहर निकला और एक विशाल सीक्रेट रूम की ओर चला गया। ये सीक्रेट रूम रॉकी हेवनली सुप्रीम बैरक्स में बना हुआ था और खास तौर पर स्पारिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हेवनली सुप्रीम एस के नियमों के अनुसार वे एक दूसरे के साथ असली लड़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसे सीक्रेट रूम्स बनाए गए थे जिन्हें विशाल फॉर्मेशन से घेरा गया था। यहाँ लोग एक दूसरे से सीख सकते थे और शक्ति बढ़ा सकते थे, लेकिन जानलेवा युद्ध की अनुमति नहीं थी। सीक्रेट रूम के भीतर शिवम और गेंद आमने सामने खड़े थे। गेंद ने कहा, शिवम, तुम्हारी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 7th रेल्म में है, क्या मैं पूरी ताकत इस्तेमाल करूं? शिवम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पूरी ताकत इस्तेमाल करो, निश्चिंत रहो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब शिवम कम से कम 6 लेवल्स पार करके लड़ सकता था। भले ही उसकी कल्टिवेशन गेंद से 2 रेल्म्स कम थी, फिर भी उसका आत्मविश्वास अडिग था। इतना आत्मविश्वास है तो ये लो, गेंद चिल्लाई। उसका गोल शरीर तीव्रता से रूप बदल गया और वह एक चांदी की भाले में बदल गई जो हवा को चीरते हुए शिवम की ओर लपका। शिवम के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि गेंद अभी भी पूरी ताकत नहीं लगा रही थी। अगर उसने ब्लैक स्पीयर की शक्ति इस्तेमाल की होती तो वह रूप भी काला भाला ही होता। अभी वो केवल सिल्वर स्पीयर का रूप ले रही थी। क्षण भर में सिल्वर स्पीयर शिवम के सामने पहुंच गई। एक तेज ध्वनि के साथ शिवम ने अपनी हथेली को चाकू की तरह घुमाया और स्पीयर के सिरे पर प्रहार किया। जोरदार टकराव हुआ, स्पीयर बुरी तरह कांप गया और पीछे उड़ गया। वह दूर जाकर सीक्रेट रूम की दीवार से टकराया, जिससे भारी गूंज उठी और दीवारों पर घनी रूंज उभर आईं। शिवम ने मन में आकलन किया कि गेंद की अटैक पावर पहले से बढ़ चुकी थी। पहले वह डिवाइन रेल्म में 2 लेवल्स पार कर सकती थी, अब उसकी क्षमता लगभग 2.5 लेवल्स तक पहुंच गई थी। फिर भी यह गेंद की सबसे शक्तिशाली अवस्था नहीं थी। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, गेंद, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो, तुम मेरी विरोधी नहीं हो, इसलिए छिपाने की जरूरत नहीं। गेंद जोर से हंसी और बोली, ठीक है, पहले डर रही थी कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, अब तैयार रहो। इसके साथ ही गेंद का रूप बदल गया। वह एक पूर्ण ब्लैक स्पीयर में परिवर्तित हो गई। ब्लैक स्पीयर से प्राचीन और भयावह ऑरा फूट पड़ी जो पूरी सीक्रेट रूम में भर गई। शिवम को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी प्रिमिटिव गॉड का सामना कर रहा हो। शिवम को हल्का सा झटका लगा। क्या ये हाफ ब्लैक स्पीयर किसी प्रिमिटिव गॉड से जुड़ा हुआ था? गेंद की आवाज गूंजी, शिवम, सावधान रहो, मैं अब अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने जा रही हूँ। अगले ही क्षण ब्लैक स्पीयर ने वॉइड को चीर दिया और तेज चीख के साथ शिवम की ओर बढ़ी। आगे बढ़ते समय उससे भयानक प्रकाश फूट पड़ा। ये प्रकाश एक विशाल प्रिमिटिव गॉड का रूप लेने लगा, जिसके हाथ में वही ब्लैक स्पीयर था और वह प्रिमिटिव गॉड रोरिंग करते हुए शिवम पर टूट पड़ा। शिवम की पुतलियां हल्की सिकुड़ गईं। दिलचस्प। शिवम की आंखों में उत्सुकता और अपेक्षा की झलक दिखाई दी। उसी समय उसने वर्ड ऑफ वॉर की शक्ति को पूरी तरह चलाया और अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ को 6 गुना तक बढ़ा दिया। उसके शरीर के भीतर मौजूद विभिन्न सीक्रेट टेक्निक्स भी एक साथ फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर रंग बिरंगी रोशनी से ढक गया, क्योंकि इस बार गेंद की ओर से उसे वास्तविक दबाव महसूस हो रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ शिवम ने मुक्का मारा। पूरा क्षेत्र बुरी तरह कांप उठा और उसका प्रहार सीधे उस ब्लैक स्पीयर से टकराया। भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी और उग्र ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं, हालांकि वे सीक्रेट रूम की दीवारों से टकराकर वहीं रुक गईं। प्रिमिटिव गॉड के हाथ में मौजूद ब्लैक स्पीयर बुरी तरह कांपने लगी और फिर चकनाचूर हो गई। शिवम की भयानक फिस्ट रुकी नहीं, उसने सीधे प्रिमिटिव गॉड के सीने को भेद दिया। प्रिमिटिव गॉड का विशाल शरीर तुरंत टूट गया और पल भर में ही पूरी तरह गायब हो गया। गेंद द्वारा रूपांतरित की गई ब्लैक स्पीयर पीछे की ओर उछल गई और एक बार फिर सीक्रेट रूम की दीवार से जा टकराए। बस करो, तुम तो पूरी तरह बेयांतई हो। गेंद चीख पड़ी और फिर से एक गोल गेंद के रूप में बदल गई। वह शिवम को घूरते हुए सदमे में दिख रही थी। तुम भी तो काफी अच्छे हो, शिवम ने कहा। उसके चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। अभी की भिड़ंत के आधार पर शिवम ने आकलन किया कि गेंद बिना किसी समस्या के 4 स्तर पार करके लड़ सकती है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा। समान स्तर की लड़ाई में उसकी शक्ति सामान्य ब्रह्मांडों के मुकाबले कहीं अधिक थी। उसकी लीपफ्रॉगिंग एबिलिटी अब रूपाली के करीब पहुंच चुकी थी।
पहले गेंद केवल 2 स्तर पार कर सकती थी, लेकिन अब सिर्फ हाफ ब्लैक स्पेयर को रिफाइन करने से ही उसकी क्षमता सीधे 4 से अधिक स्तरों तक पहुंच गई थी, जो सचमुच हैरान करने वाला था। इस गेंद की संभावनाएं सचमुच अंतहीन हैं। यह आखिर किस तरह का टैलेंट है? मैंने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं। शिवम मन ही मन बार बार आश्चर्य कर रहा था। गेंद का टैलेंट इतना जबरदस्त था कि वह लगभग उसके ओन इंस्क्रिप्शन पावर से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। जब तक उसे पर्याप्त उच्च स्तर के हथियार मिलते रहेंगे जिन्हें वह निगल सके, तब तक वह लगातार इवॉल्व करता रहेगा और उसकी शक्ति और भी डरावनी होती जाएगी। शिवम ने इससे संबंधित कई सूचनाएं खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कोई समान उदाहरण या रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला। इस मुकाबले के बाद शिवम अपनी खुद की कॉम्बैट स्ट्रेंथ का भी मोटा मोटा अंदाजा लगा चुका था। अब वह कम से कम 6.5 स्तर पार करके लड़ सकता था। यह एक जबरदस्त प्रगति थी और अगर किसी और को इसका पता चलता तो वह जरूर डर से कांप उठता। कर्स पावर सच में स्वर्ग के खिलाफ जाती है, शिवम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके दिल में हल्की सी आत्मतुष्टि थी, लेकिन फिर एक ख्याल आते ही वह भावना तुरंत गायब हो गई। उसे फ्लाइंग फीनिक्स याद आ गई, जो स्वयं भी एक इंस्क्रिप्शन थी। इसके अलावा अनुराधा के पिछले जीवन का पिता भी एक इंस्क्रिप्शन था, लेकिन ये सभी इंस्क्रिप्शन एस इनर के शत्रु थे और ऐसा लगता था कि वे कोई स्पष्ट बढ़त नहीं पा सके थे, बल्कि पीछे ही हट रहे थे। इससे शिवम को एहसास हुआ कि वह खुद को अन्य इंस्क्रिप्शन एस से ज्यादा शक्तिशाली मानने की गलती नहीं कर सकता। ये सब दर्शाता था कि इनर वास्तव में कितना भयानक और गूढ़ अस्तित्व है और उसकी गहराई अभी शिवम की समझ से बहुत परे है। उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। चलो अब बाहर चलते हैं, शिवम ने कहा। गेंद ब्रेसलेट में बदल गई और शिवम की कलाई पर आ गई। इसके बाद वे उसके निवास स्थान की ओर लौट आए। अपने निवास स्थान पर लौटने के बाद शिवम ने फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम का आर्मर निकाला। सेकंड क्लास हेवनली सुप्रीम आर्मर में एक तरह की नियंत्रक शक्ति होती थी जो शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती थी। उसे यकीन नहीं था कि फर्स्ट क्लास आर्मर में भी यही व्यवस्था है या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आर्मर पहनने का निर्णय लिया। वास्तव में जैसे ही आर्मर उसके शरीर पर चढ़ा, एक कहीं अधिक शक्तिशाली ऊर्जा उसकी कोशिकाओं में प्रवेश कर गई और भीतर छिप गई। लेकिन शिवम की इंस्क्रिप्शन पावर हर कोशिका में फैली हुई थी और वह इन शक्तियों को साफ साफ महसूस कर सकता था। अगर वह चाहे तो इन शक्तियों को किसी भी समय मिटा सकता था। फिलहाल इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम आर्मर डिवाइन एम्परर के ट्रिपल लेवल एक्सपर्ट के पूर्ण प्रहार को झेल सकता है। निर्णायक क्षण में ये काफी काम आएगा, शिवम ने बुदबुदाते हुए कहा। तभी उसकी आंखों में चमक आई, क्योंकि उसने दरवाजे के बाहर किसी की उपस्थिति महसूस की। यह न कोको था और न ही रूपाली, बल्कि कोई और था। शिवम उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक शालीन और सुरुचिपूर्ण मध्यायु का व्यक्ति खड़ा था, जिसने सफेद रोब पहनी हुई थी। ये पोशाक स्पष्ट रूप से हेवनली ऑफिशियल की थी। जो भी हेवनली ऑफिशियल होता है उसकी कल्टिवेशन आमतौर पर डिवाइन एम्परर रेल्म में होती है, इसलिए शिवम ने लापरवाही नहीं बरती। उसने मुट्ठी बांधकर कहा, फर्स्ट टाइम सोल्जर शुभम मास्टर सोल्जर को प्रणाम करता है। नहीं जानता कि मास्टर सोल्जर इस साधारण स्थान पर क्यों पधारे हैं। क्या कोई कार्य है? उस शालीन सोल्जर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें खोजने आया हूं तो स्वाभाविक है कि कोई काम है। तुम्हें एक मिशन सौंपा गया है, मेरे साथ आओ। एक मिशन? सिर्फ मुझे? शिवम ने पूछा और कोको तथा रूपाली के कमरों की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से केवल तुम ही नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में इस समय सिर्फ तुम ही मौजूद हो, इसलिए मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह एलिगेंट सोल्जर मुड़ा और आगे बढ़ गया। शिवम के मन में शंकाएं थीं, लेकिन उसके पास पीछे रहने का कोई विकल्प नहीं था। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा और पूछ बैठा, मास्टर सोल्जर, इस बार का मिशन क्या है? सोल्जर ने उत्तर दिया, विशेष विवरण मुझे भी नहीं मालूम। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह आदेश मास्टर रोमी की ओर से है और तुम्हारा नाम खुद मास्टर रोमी ने लिया है। ये सुनकर रुया सोल्जर ने उत्सुक नजर से शिवम को देखा, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस युवा में ऐसा क्या खास है कि रोमी ने स्वयं इसका नाम लिया। रोमी ने खुद नाम लिया। शिवम हल्का सा चौंक गया और उसके दिल में एक अनजाना तनाव उभर आया। क्या रोमी ने कुछ पता लगा लिया था, या फिर पिछली बार उसके प्रदर्शन और टैलेंट से प्रभावित होकर उसे कोई नया कार्य सौंपा गया था? वह अनुमान नहीं लगा सका। इन्हीं विचारों के साथ शिवम उस एलिगेंट सोल्जर के पीछे पीछे चला और एक विशाल हॉल में पहुंचा।
हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। सभी टॉप टियर जीनियसेस हैं। शिवम की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। हॉल में मौजूद सभी लोग युवा थे, लेकिन उनकी कल्टिवेशन बेहद गहरी और शक्तिशाली थी। उसने ध्यान से महसूस किया और पाया कि इन सभी की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 7th रेल्म या उससे ऊपर थी। डिवाइन एम्परर 7th रेल्म वाले कुछ ही थे, अधिकांश डिवाइन एम्परर 9th रेल्म तक पहुंचे हुए थे। इसके अलावा वे सभी सुनहरे रंग का आर्मर पहने हुए थे, फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम आर्मर। ये सभी डिवाइन एम्परर रेल्म में होते हुए भी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स थे, जिससे ये साफ था कि उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अत्यंत भयावह थी। शिवम भी फर्स्ट क्लास गोल्डन आर्मर में था, इसलिए वह वहां ज्यादा अलग नहीं दिख रहा था। कुछ लोगों ने बस उस पर एक नजर डाली और फिर ध्यान नहीं दिया। शिवम एक और खड़ा हो गया और चुपचाप निरीक्षण करने लगा। उसने गिनती की तो हॉल में खुद को मिलाकर कुल 35 लोग थे। इनमें से अधिकतर टॉप 10 रेसर्स से थे, जबकि कुछ थोड़े से अन्य उच्चस्तरीय रेसर्स से आते थे। उनके चेहरों पर भी वही संदेह झलक रहा था जो शिवम के मन में था। कोई नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ किस मिशन के लिए बुलाया गया है। थोड़ी देर में और भी लोग आते गए। सभी युवा थे और उनकी कल्टिवेशन भी अत्यंत उच्च स्तर की थी, लेकिन इनमें से कोई भी डिवाइन एम्परर रेल्म से नीचे नहीं था। अंततः हॉल में कुल 39 लोग एकत्र हो गए। इसी क्षण हॉल के द्वार से कुछ आकृतियां अंदर आईं। हेवंस! शिवम की आंखें चमक उठी। पीछे से प्रवेश करने वाले तीनों व्यक्ति सेलेस्टियल्स थे। उनके सुनहरे बाल, विशिष्ट ऑरा और अनोखा स्वभाव उन्हें बेहद पहचानने योग्य बना रहे थे। जो 3 सेलेस्टियल्स अंदर आए थे वे सभी अधेड़ उम्र के थे। उन्होंने कोई विशेष या भव्य पोशाक नहीं पहन रखी थी, बल्कि साधारण रोब्स में ही थे, लेकिन फिर भी उनसे एक ऐसी अगाध और अथाह अनुभूति निकल रही थी जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। शिवम के हाव भाव गंभीर हो गए। उसके अनुभव के अनुसार ये तीनों लोग भले ही गॉड लेवल अस्तित्व न हो, लेकिन कम से कम टॉप स्तर के डिवाइन एम्परर्स तो निश्चित ही थे। उनकी शक्ति निश्चय ही कल्पना से भी परे थी। पूरा हाल एकदम शांत हो गया। सभी को आभास हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें पता चलने वाला है कि उन्हें किस प्रकार का कार्य सौंपा जाएगा। तीनों सेलेस्टियल्स की तीखी और गहरी निगाहें सभा में मौजूद सभी लोगों पर घूमी। उनमें से एक चौड़े चेहरे वाला मिडिल एज सेलेस्टियल सबसे पहले बोल पड़ा। ठीक है, अब सभी आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें अगला टास्क बताने जा रहा हूँ। सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। हर कोई सांस रोके उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। यह अगला टास्क सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर भी है, उस इंडियन कैरेक्टर फेस वाले सेलेस्टियल ने आगे कहा। फिर उसने सवाल किया, धर्म के बारे में किस किसने सुना है? धर्म? शिवम के चेहरे पर उलझन उभर आई। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ नाम सुनकर ही उसे कुछ असाधारण सा महसूस हो रहा था। धर्म? क्या वो सोल कॉट की तरह ही है जो इना का विरोधी था? भीड़ में से किसी ने आश्चर्य से कहा। शिवम ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी लोगों ने भी नहीं सुना हो। टॉप 10 रेसेस का इतिहास बेहद लंबा था। उन्होंने अनगिनत युग देखे थे और ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानते थे जिन तक सामान्य लोग कभी पहुंच भी नहीं पाते। अभी बोलने वाला युवक भी टॉप 10 रेसेस में से ही था। हाल में मौजूद लोगों के हाव भाव अलग अलग थे। कुछ लोगों के चेहरे पर साफ सदमा था तो कुछ शिवम की तरह उलझन में थे। सोल कॉट के बराबर? ये सुनकर शिवम का दिल जोर से धड़क उठा। लाइफ सोल हेवनली कॉट अपने स्वर्णिम युग में हेवनली पैलेस से सीधी टक्कर लेने में सक्षम मानी जाती थी। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। भले ही अंततः उसे इन्होंने नष्ट कर दिया था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई विरासत आज भी अनगिनत लोगों को पागल बना देती थी। अगर धर्म का नाम सोल कॉट के साथ लिया जा रहा था तो इसका अर्थ साफ था कि वह भी कभी हेवनली पैलेस से टक्कर लेने की शक्ति रखता था। क्या इस बार उनका मिशन किसी प्राचीन डिवाइन कॉट से जुड़ा हुआ था? हाँ, उस इंडियन कैरेक्टर फेस वाले सेलेस्टियल ने सिर हिलाया। वही धर्म। फिर उसने आगे समझाया, अतीत में धर्म अत्यंत शक्तिशाली था। वह इन्ह को भी सम्मान नहीं देता था और हेवनली पैलेस को उलटने का प्रयास कर चुका था। अंततः इन्होंने उसे नष्ट कर दिया। हालांकि धर्म पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन उसका एक को वर्ल्ड बच गया था जिसे बाद में इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन ये को वर्ल्ड असाधारण था। इसे धर्म के असंख्य महान विशेषज्ञों ने रिफाइन किया था। इसके भीतर 3000 महान प्राचीन रहस्य और अनगिनत अन्य रहस्यमय टेक्निक्स मौजूद हैं।
ये पूरा विश्व बेहद जटिल फॉर्मेशन से सील किया गया है जिन्हें बलपूर्वक तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इनके शक्तिशाली अस्तित्व जबरदस्ती हमला करें तो वह पूरा वर्ल्ड ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसमें प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है कि बाहर की फॉर्मेशंस को धीरे धीरे तोड़ा जाए। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, तुम में से कुछ ने शायद धर्म का नाम पहले न सुना हो, लेकिन तुम्हें एक बात अवश्य पता होनी चाहिए। जिन 3000 महान प्राचीन रहस्यमय टेक्निक्स की चर्चा होती है उनका उद्गम स्थान यही धर्म है। क्या? ये सुनते ही शिवम का दिल फिर से कांप गया। 3000 महान एंशिएंट सीक्रेट्स का मूल स्रोत वास्तव में धर्म था। ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी। केवल शिवम ही नहीं, सभा में मौजूद कई लोग स्तब्ध हो गए। उस सेलेस्टियल ने आगे कहा, धर्म की नींव ही 3000 महान एंशिएंट सीक्रेट्स पर टिकी थी। उसी के आधार पर वह संसार में अजेय बना। इसके अलावा धर्म ने अनगिनत ऑर्डिनरी सीक्रेट्स भी रचे थे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि धर्म ही रहस्यमय टेक्निक्स का जन्म स्थान था। और धर्म द्वारा छोड़े गए उस कोर वर्ल्ड में आज भी बड़ी संख्या में महान एंशिएंट सीक्रेट्स और काउंटलेस ऑर्डिनरी सीक्रेट्स मौजूद हैं। आज इनके मेरिट एक्सचेंज हॉल में जो 1000 से अधिक महान एंशिएंट सीक्रेट्स हैं, उनमें से कई उसी कोर वर्ल्ड से आए हैं। लेकिन ये सब 500 स्टार ईयर्स पहले हुआ था। 500 स्टार ईयर्स? भीड़ में एक साथ कई लोगों ने गहरी सांस ली। ये समयावधि कितनी भयानक लंबी थी। यहाँ तक कि डिवाइन एम्परर भी शायद इतनी लंबी उम्र न जी पाए। सेलेस्टियल ने आगे बताया, जब इन्होंने धर्म के कोर वर्ल्ड पर नियंत्रण पाया तब केवल एक बार उसमें प्रवेश किया गया था, और वह भी 500 स्टार ईयर्स पहले। उस समय कोर वर्ल्ड के बाहर की फॉर्मेशंस में एक छोटी सी खामी आई थी। उसी अवसर का लाभ उठाकर इनके बड़े अस्तित्वों ने एक रास्ता खोला और लोगों का एक दल भीतर भेजा। उस अभियान में उन्हें बड़ी संख्या में महान एंशिएंट सीक्रेट्स और ऑर्डिनरी सीक्रेट्स प्राप्त हुए, साथ ही कई अन्य अनमोल ट्रेजर्स भी मिले। हालांकि कोर वर्ल्ड में अब भी बहुत से महान एंशिएंट सीक्रेट्स बाकी थे जिन्हें निकाला नहीं जा सका। उसके बाद फॉर्मेशंस दोबारा पूर्ण हो गईं और तब से अब तक उनमें कोई भी खामी नहीं दिखाई दी। मगर हाल ही में स्थिति बदल गई है। यहाँ तक आते आते कई लोगों की धड़कन तेज हो चुकी थी। वे लगभग अंदाजा लगा चुके थे कि अगला टास्क क्या होने वाला है। हाल ही में धर्म के कोर वर्ल्ड के चारों ओर मौजूद फॉर्मेशंस में फिर से खामी दिखाई दी है। सेलेस्टियल ने कहा, इनके बड़े अस्तित्वों ने फिर से हस्तक्षेप किया है। संभव है कि जल्द ही एक पैसेज खोला जाएगा जिससे लोगों के एक समूह को भीतर भेजा जा सके। लेकिन पिछली बार के अनुभव के अनुसार धर्म के कोर वर्ल्ड में मौजूद वे महान एंशिएंट सीक्रेट्स अब स्पिरिचुअल विजडम विकसित कर चुके हैं। ये सुनते ही शिवम और बाकी सभी लोग हक्का बक्का रह गए। एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स ने स्पिरिचुअल विजडम विकसित कर ली थी? ये बात तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। सेलेस्टियल ने गंभीर स्वर में आगे कहा, हाँ, तुमने सही सुना। 500 स्टार ईयर्स पहले जब इनके लोग भीतर गए थे तब ये पाया गया कि वे महान एंशिएंट सीक्रेट्स स्वयं जागरूक हो चुके हैं। वे बाहरी लोगों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। यदि प्रवेश करने वालों की कल्टिवेशन बहुत अधिक हो तो वे महान एंशिएंट सीक्रेट्स स्वयं को छिपा लेते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि पिछली बार केवल कुछ 100 महान एंशिएंट सीक्रेट्स ही प्राप्त किए जा सके। उसने आगे स्पष्ट किया कि मेरिट एक्सचेंज हॉल में मौजूद सभी महान एंशिएंट सीक्रेट्स उस कोर वर्ल्ड से नहीं आए थे, क्योंकि प्राचीन काल में 3000 महान एंशिएंट सीक्रेट्स दूर दूर तक फैल चुके थे और कुछ अन्य माध्यमों से भी प्राप्त किए गए थे। पिछले अनुभव के अनुसार यदि डिवाइन एम्परर से ऊपर के लोग भीतर प्रवेश करते हैं तो वे महान एंशिएंट सीक्रेट्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं और छिप जाते हैं। लेकिन डिवाइन एम्परर रेल्म से नीचे वालों के प्रति वे इतने सतर्क नहीं होते और छिपते भी नहीं। इसी कारण इस बार तुम्हें चुना गया है। यद्यपि तुम्हारी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर रेल्म में है, लेकिन तुम्हारी कॉम्बैट पावर अत्यंत शक्तिशाली है। ऐसे में तुम्हारे पास उन महान एंशिएंट सीक्रेट्स को प्राप्त करने की संभावना कहीं अधिक है। फिर उसने आखिरी बात कही, इस अभियान में यदि तुम किसी भी महान एंशिएंट सीक्रेट या ऑर्डिनरी सीक्रेट को प्राप्त करते हो तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें केवल उसकी कॉपी इना को देनी होगी। बदले में इना तुम्हें मेरिट पॉइंट्स का इनाम देगा। सीक्रेट टेक्निक जितनी अधिक कीमती होगी उतने ही अधिक मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वह टेक्निक इन के पास पहले से न हो। यदि इन के पास वह पहले से मौजूद है तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनते ही कई लोगों की आंखों में चमक आ गई और विशेष रूप से शिवम के भीतर उत्साह उमड़ पड़ा।
उसे सबसे ज्यादा चाहिए ही सीक्रेट टेक्निक्स थी, चाहे महान एंशिएंट सीक्रेट हो या साधारण वंस, वह सब चाहता था। अब न सिर्फ उसे सीक्रेट टेक्निक्स मिल सकती थी बल्कि उन्हें इन्ह को कॉपी देकर ढेर सारे मेरिट पॉइंट्स भी मिल सकते थे। शिवम के लिए यह वास्तव में दोनों हाथों में लड्डू जैसा अवसर था। इसके बाद इंडियन कैरेक्टर फेस वाले गोजो के व्यक्ति ने आगे बताया कि उन्हें वही इनाम मिलेगा जो वे मिस्ट्री की कॉपी इन्ह को सौंपने के बाद प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी ने ऐसी ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक प्राप्त की जो इन्ह के पास पहले से मौजूद नहीं है और उसकी कॉपी इन्ह को दे दी तो उसे कम से कम 1 लाख मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि सबसे सस्ती ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक की कीमत ही 1 लाख मेरिट पॉइंट्स होती है, जबकि कुछ की कीमत 10 लाख मेरिट पॉइंट्स तक पहुंचती है। ये सुनते ही वहां मौजूद 39 युवा फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस की आंखें तपने लगीं। यदि वे इन्ह के पास उपलब्ध न होने वाली कोई ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक प्राप्त कर लेते हैं तो यह निस्संदेह एक अत्यंत विशाल अवसर होगा। लेकिन इसे हल्के में मत लेना, इंडियन कैरेक्टर फेस वाले गोजो ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। पिछले अनुभवों के अनुसार धर्म द्वारा छोड़े गए उस को वर्ल्ड में बहुत से जीव मौजूद हैं। ये जीव मूल रूप से वास्ट यूनिवर्स के ही प्राणी हैं, लेकिन उन्होंने उस समय धर्म का साथ दिया था। इनके साथ हुए युद्ध में धर्म के अधिकतर विशेषज्ञ मारे गए, लेकिन जो प्राणी बचे रहे वे बाहर की दुनिया के जीवों से गहरी घृणा रखते हैं। इसके अलावा वे प्राणी बहुत लंबे समय से उसी वर्ल्ड में रह रहे हैं जिससे उनकी आभा बाहरी दुनिया से काफी अलग हो चुकी है। जैसे ही बाहरी लोग भीतर प्रवेश करेंगे वे प्राणी आसानी से इसे महसूस कर लेंगे और तुम पर हमला कर देंगे। ये सुनकर सभी के दिल अनायास ही भारी हो गए। सर, क्या आपको पता है कि उस वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व क्या है? किसी ने पूछ लिया। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ, इंडियन कैरेक्टर फेस वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व वहाँ निश्चित रूप से मौजूद हैं। जहाँ तक गॉड लॉर्ड रेल्म का सवाल है, उसकी संभावना नहीं के बराबर है। वह कोई पूर्ण यूनिवर्स नहीं है, सिर्फ एक लेगेसी वर्ल्ड है। वहाँ गॉड लॉर्ड जन्म नहीं ले सकता और पिछली बार भी गॉड लॉर्ड रेल्म के किसी अस्तित्व का पता नहीं चला था। ठीक है, इतना विवरण काफी है, कहते हुए उसके भौहों के बीच प्रकाश चमका और ड्रीम गॉड प्रकट हुआ। उसी क्षण आकाश में एक विशाल लाइट कर्टन उभरी जिस पर धर्म द्वारा छोड़े गए को वर्ल्ड से संबंधित जानकारी पंक्तियों में दिखाई देने लगी। हालांकि जानकारी बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि इनके लोग उस वर्ल्ड में केवल एक ही बार गए थे और वह भी 500 स्टेलर ईयर्स पहले। समय बहुत लंबा हो चुका था। कुछ ही देर में शिवम और अन्य सभी लोगों ने उस जानकारी को पूरी तरह याद कर लिया। एक और बात बतानी है, इंडियन कैरेक्टर फेस वाले गोजो ने आगे कहा। इस बार भीतर जाने वाले लोग सिर्फ तुम ही नहीं हो, इनके कुछ को डिसाइपल्स भी भीतर जाएंगे। इनमें सेलेस्टियल क्लैन के लोग भी होंगे और कुछ वे डिसाइपल भी होंगे जिन्हें इनके बड़े अस्तित्वों ने निजी रूप से अपनाया है। क्या? ये सुनकर पूरा हाल सन रह गया। सभी के चेहरों पर गंभीर भाव उभर आए। भले ही यहाँ मौजूद सभी लोग वेस्टलैंड यूनिवर्स के भीतर डिवाइन एम्परर रेल्म के शिखर स्तर के जीनियस हों, चाहे टैलेंट हो या कॉम्बैट पावर वे सभी टॉप टियर हों, लेकिन सेलेस्टियल क्लैन के जीनियसेस और इनके बड़े अस्तित्वों के निजी डिसाइपल्स के सामने वे पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। स्पष्ट था कि इस बार भीतर जाने वाली असली मेन फोर्स इनके उन्हीं पियरलेस जीनियसेस और कोर डिसाइपल्स की होने वाली थी। उनके साथ जाना अपने आप में ही आसान बात नहीं थी। कुछ लोगों के चेहरों पर उत्साह और उत्तेजना दिखी तो कुछ पर दबाव और घबराहट। लेकिन शिवम के भीतर अपेक्षा और भी तीव्र हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इनके बड़े अस्तित्वों के कोर डिसाइपल्स, मीनू को भी तो कभी इनके किसी बड़े व्यक्ति ने डिसाइपल के रूप में चुने जाने की संभावना जताई थी। क्या वह भी इस बार भीतर जाएंगी? सामान्य तौर पर सोल्जर के लिए इनके कोर डिसाइपल्स के स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था जब तक कि वह गॉड रेल्म तक न पहुंच जाए, लेकिन अब यह अवसर अचानक सामने आ चुका था। यदि वो मीनू को देख सका और यह जान लिया कि वह सुरक्षित और ठीक है तो शिवम पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा। उसके बाद इन्हें छोड़ने का निर्णय वह किसी भी समय ले सकता था। ठीक है, जो कुछ भी कहना था वह कह दिया गया है और जो दिखाना था वह भी दिखा दिया गया है, इंडियन कैरेक्टर फेस वाले गोजो ने कहा। अब मेरे साथ आओ। इतना कहते हुए वह और उसके साथ आए दोनों अन्य सेलेस्टियल्स हॉल के भीतर की ओर बढ़ गए। हॉल के अंदर जहां पहले एक ठोस दीवार थी, वहां जैसे ही वे पास पहुंचे वह दीवार पानी की लहरों की तरह तरंगित हुई और सीधे गायब हो गई।
वहां एक विशाल द्वार प्रकट हो गया। वे तीनों आगे बढ़े और उस द्वार से गुजर गए। शिवम और बाकी लोग भी तुरंत उनके पीछे पीछे गए और द्वार के उस पार पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उनके सामने का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। यह एक विशाल असीम वॉइड था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उस अथाह वॉइड के भीतर एक ऐसा दृश्य था जो मन को झकझोर देने वाला था। वहां असंख्य रून्स थे, उनमें से कुछ रून्स सबसे अधिक ध्यान खींच रहे थे। हर एक रून इतना विशाल था मानो कोई पूरा प्लैनेट हो। शिवम की दृष्टि बेहद तीक्ष्ण थी। एक नज़र में ही वह समझ गया कि ऐसे प्लैनेट जितने विशाल कुल 3000 रून्स मौजूद थे। ये 3000 विशाल रून्स अलग अलग रंगों से चमक रहे थे और हर रून एक अलग ही ऑरा का उत्सर्जन कर रहा था। ये 3000 रून्स, क्या इनका संबंध 3000 ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स से है? शिवम भीतर तक हिल गया, क्योंकि उन रून्स में से कुछ की आभा उसे बेहद परिचित लगी। वह आभा उन्हीं ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स से मिलती जुलती थी जिन्हें वह पहले से ही कल्टिवेट कर चुका था। इन 3000 विशाल रून्स के अलावा उनके आसपास अनगिनत छोटे रून्स भी मौजूद थे। ये छोटे रून्स आकार में बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि गिनना असंभव था। शिवम की आंखें भी उन्हें देखकर चकरा गईं। वह ये तक नहीं समझ पा रहा था कि कुल कितने रून्स वहां मौजूद हैं। बड़े और छोटे सभी रून्स आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे में उलझे हुए और मिलकर एक विशाल गोलाकार संरचना बना रहे थे जो हवा में निरंतर घूम रही थी। इसके अलावा ये रून्स स्थिर नहीं थे, वे लगातार बह रहे थे, रूप बदल रहे थे और हर क्षण अनगिनत परिवर्तन कर रहे थे। इसी समय उस विशाल गोलाकार संरचना के चारों ओर कई आकृतियां दिखाई दी। वे लगातार हाथ चला रही थीं और एक एक करके प्रकाश की किरणें उस स्फीयर के भीतर प्रविष्ट हो रही थीं। कितनी भयानक आभा! शिवम की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन आकृतियों में से हर एक अस्तित्व इतना डरावना और अगाध था कि वे उसे यहाँ तक लाने वाले 3 सेलेस्टियल्स से न जाने कितने गुना अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। शिवम निस्संदेह कह सकता था कि वे सभी गॉड लॉर्ड रेल्म के अस्तित्व थे और शायद साधारण गॉड लॉर्ड्स भी नहीं। ये गोलाकार संरचना ही धर्म द्वारा छोड़ा गया कॉ वर्ल्ड है। इंडियन कैरेक्टर फेस वाले रोमी ने समझाया, तुम जो भी रून्स देख रहे हो वे सभी मिस्टरी टेक्निक्स को आधार बनाकर फॉर्मेशंस के माध्यम से एकजुटता किए गए हैं। सबसे बड़े 3000 रून्स 3000 ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स के कॉ से बने हैं, जबकि छोटे रून्स अन्य ऑर्डिनरी सीक्रेट्स पर आधारित हैं। असंख्य रून्स आपस में जुड़े हुए निरंतर बदलते हुए एक ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं जो लगभग अटूट है। हालांकि हाल ही में ये फॉर्मेशन ढीली पड़ी है और यही कारण है कि कई बड़े अस्तित्व इसे तोड़ने में जुटे हुए हैं। तुम्हें बस इंतजार करना है। सच में, शिवम का दिल जोर से धड़क उठा। ये रून्स वास्तव में सीक्रेट टेक्निक्स से जुड़े हुए थे, उसका अनुमान बिल्कुल सही था। इसी समय किसी ने धीमे स्वर में कहा, इनर के कॉर डिसाइपल्स। इनर के कॉर डिसाइपल्स, किसी ने विस्मय से पुकारा। शिवम और वहां मौजूद सभी लोग अनायास ही एक दिशा की ओर देखने लगे। ज्यादा दूर नहीं, वॉइड के भीतर कुछ आकृतियां हवा में निलंबित थीं। उनकी संख्या शिवम और उसके समूह से अधिक थी, लगभग 50 के आसपास। इनमें सबसे अधिक ध्यान खींचने वाले 1 दर्जन से अधिक युवा पुरुष और महिलाएं थीं। इन सभी युवाओं के बाल सुनहरे थे, पुरुष अत्यंत सुंदर थे और महिलाएं अनुपम रूप से आकर्षक। लेकिन सबसे विशेष बात उनका स्वभाव था। हर एक के भीतर एक स्वाभाविक कुलीनता झलक रही थी जो किसी प्रदर्शन से नहीं बल्कि जन्मजात प्रतीत होती थी। यह ऐसा ऊंचा टेम्परामेंट था मानो वे स्वभाव से ही समस्त प्राणियों को नीचे से देखते हों। सच कहें तो ये टेम्परामेंट शिवम को पहली ही नज़र में असहज महसूस करा रहा था। साफ था कि ये 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियां सभी सेलेस्टियल रेस से थे। शेष लोग विभिन्न अन्य जातियों से थे और सभी शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली अस्तित्व थे। शिवम ने जल्दी से नजर दौड़ाई, लेकिन उसे मीनू कहीं दिखाई नहीं दी। उसके मन में हल्की सी निराशा उभरी। इसके बाद उसकी दृष्टि उन 4 धुंधली आकृतियों पर जाकर टिक गई जो बाकी सबसे अलग थीं। इन चारों आकृतियों के चारों ओर एक रहस्यमय स्वप्न सरीखा प्रकाश आवरण बना हुआ था। वह प्रकाश किसी सपने की तरह प्रतीत हो रहा था, अत्यंत गहरा और रहस्यमय, मानो उसे देखने मात्र से ही व्यक्ति नींद में डूब जाए। शिवम ने तुरंत सिर झटककर स्वयं को सचेत किया। इतनी भयानक शक्ति! उसके दिल में हल्का सा झटका लगा।
अपनी वर्तमान कल्टिवेशन और दृष्टि के बावजूद वह उस रहस्यमय शक्ति को भेद नहीं पा रहा था, बल्कि अभी भी उसके प्रभाव में फंसने ही वाला था। हालांकि वह ये जरूर समझ गया कि वे चारों आकृतियां पतली काया की हैं और सभी युवा महिलाएं हैं। अन्य युवा जीनियस की निगाहें भी स्वाभाविक रूप से उन्हीं चारों पर जा टिकी थीं। बिग ड्रीम की शक्ति, ये सब हेवन रोमी की शिष्याएं हैं। किसी ने धीमे स्वर में लेकिन समा से भरे स्वर में कहा, हेवन रोमी, वही हेवन रोमी जो सभी रोमी में भी सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं? एक अन्य युवक ने आश्चर्य से कहा। ये बातचीत प्रायः टॉप 10 रेसर्स के युवाओं के बीच हो रही थी, क्योंकि वे अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक रहस्यों से परिचित थे। हाँ, किसी ने उत्तर दिया, वही रोमी। कहा जाता है कि पांचों महान पैलेसेस के सभी रोमी में भी उनका स्थान सबसे आगे है। उनकी शक्ति कितनी भयानक है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस इतना सुना है कि उन्होंने एक बार प्रहार किया था और पूरे एक गैलेक्सी के सभी जीव एक ही क्षण में गहरी नींद में डूब गए थे। ये सुनते ही आसपास मौजूद लोगों ने गहरी सांस ली। पूरे एक गैलेक्सी के सभी जीवों को एक पल में स्वप्न में डुबो देना, ये कैसी शक्ति होगी? एक गैलेक्सी में कितने जीव होते हैं इसकी तो गिनती भी असंभव है। इतनी व्यापक और सूक्ष्म शक्ति वाकई अकल्पनीय थी। यहाँ तक कि शिवम के मन में भी सिहरन दौड़ गई। उसने कभी वायु के स्वामी को देखा था जिसने एक ही झटके में एक गैलेक्सी को नष्ट कर दिया था, लेकिन किसी गैलेक्सी को नष्ट करना सभी जीवों को एक साथ स्वप्न में डुबो देने से कहीं आसान था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हेवन रोमी वायु के उस स्वामी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कहा जाता है कि हेवन रोमी बहुत कम ही डिसाइपल्स स्वीकार करती हैं, और वह भी केवल महिला डिसाइपल्स। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन इस बार एक साथ 4 युवा शिष्याएं सामने आई हैं। यह अपने आप में बेहद दुर्लभ है। मैंने ये भी सुना है कि हेवन रोमी स्वयं इस संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक हैं और उनकी शिष्याएं भी वैसी ही होती हैं। सच में मन करता है कि इनका असली चेहरा देखा जाए। कुछ लोग धीमे स्वर में चर्चा कर रहे थे, हालांकि किसी में भी जोर से बोलने का साहस नहीं था। इनमें क्या मीनू है? शिवम बार बार यही सोच रहा था। वह ध्यान से उन चारों आकृतियों को देखता रहा, मानो उनमें से किसी परिचित संकेत की तलाश कर रहा हो। लेकिन बिग ड्रीम की शक्ति अत्यंत रहस्यमय थी। वह कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। इससे शिवम के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। वह जानता था कि इस समय वह बदले हुए रूप में है। उसका स्वरूप, उसकी और उसकी मूल जीवन शक्ति, सब कुछ बदल चुका था। भले ही मीनू उसके सामने खड़ी हो, वह उसे पहचान ही नहीं पाएगी। यदि यह पता करना था कि मीनू वहां मौजूद है या नहीं, तो उसे स्वयं आगे बढ़कर कुछ करना होगा। लेकिन अभी यह बिल्कुल सही समय नहीं था। यहाँ इनके बड़े बड़े अस्तित्व मौजूद थे। वह जरा भी लापरवाही नहीं कर सकता था, वरना गंभीर परिणाम हो सकते थे। इसलिए फिलहाल उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे उस को वर्ल्ड में प्रवेश करने का इंतजार करना होगा। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद वे शक्तिशाली अस्तित्व जो फॉर्मेशन को तोड़ रहे थे, एक साथ गर्जना करने लगे। अत्यंत भयानक आभा चारों ओर फैल गई और कई इनके महापुरुषों ने एक साथ प्रहार किया। भू रून्स से बनी वह विशाल गेंद जोर से कांप उठी। उसी क्षण उसमें से एक स्थान पर अचानक एक पैसेज प्रकट हो गया। अब समय आ गया है, जल्दी भीतर जाओ, एक बड़े अस्तित्व की गूंजती हुई आवाज आए। याद रखना, तुम्हें भीतर केवल 3 साल ही मिलेंगे। 3 साल बाद हम बलपूर्वक तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। चलो। सेलेस्टियल रेस के 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियां सबसे पहले आगे बढ़े। उनके शरीर चमके और वे सबसे तेज गति से पैसेज में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे इनके बड़े व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से स्वीकार किए गए कॉर डिसाइपल्स भी भीतर चले गए। हम भी चलें, शिवम ने मन में कहा। उसके साथ आए 39 फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीमेस भी आगे बढ़े और पैसेज की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वह पैसेज में घुसे, शिवम को ऐसा महसूस हुआ मानो आकाश और धरती उलट पुलट हो गए हों। अगले ही क्षण उसने खुद को एक समतल भूमि पर खड़ा पाया। जो लोग पहले भीतर आए थे वे सभी भी वहीं मौजूद थे और अभी तक अलग अलग नहीं हुए थे। इस वर्ल्ड की ऑरा सच में बाहरी दुनिया से अलग है, शिवम ने हल्के से अनुभव किया। ये वर्ल्ड लंबे समय से बाहरी यूनिवर्स से अलग थलग पड़ा था, इसलिए इसकी प्रकृति और वातावरण में स्वाभाविक अंतर आ चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार तुम सभी मेरे आदेश मानोगे। इसी समय एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, याद रखो मेरा नाम नकुल है।
सभी अनायास ही उस ओर देखने लगे। वो एक सेलेस्टियल रेस का युवक था, लंबा, अत्यंत सुंदर और उसका टेम्परामेंट अद्वितीय था। उसके लंबे सुनहरे बाल ऐसे लहरा रहे थे मानो सुनहरी लपटें हों। अन्य सभी सेलेस्टियल रेस के युवक युवतियां स्पष्ट रूप से उसी नकुल को अपना नेता मान रहे थे। इनके बड़े अस्तित्वों द्वारा स्वीकार किए गए कॉड डिसाइपल्स शांत बने रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शिवम के साथ आए फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस के मन में हल्की सी असहजता उभरी। वे सभी अपने अपने जाति समुदायों में शीर्ष स्तर के जीनियसेस थे। पूरे वेस्टलैंड यूनिवर्स में उनका नाम जाना जाता था। स्वाभाविक रूप से वे सभी अत्यंत अभिमानी थे। अब इस तरह नकुल का आदेश देना स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा खटक रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने आपत्ति जताने का साहस नहीं किया, क्योंकि सामने सेलेस्टियल रेस थी, इस यूनिवर्स की वास्तविक शासक जाति। नकुल को मानो पहले से ही पता था कि कोई विरोध नहीं करेगा। वह घूम गया और सेलेस्टियल रेस के लोगों को साथ लेकर एक दिशा में आगे बढ़ गया। बाकी सभी ने भी चुपचाप उसका अनुसरण किया। इसी समय शिवम ने गति बढ़ाई और बिग ड्रीम की शक्ति से घिरी उन 4 महिलाओं के पास आ पहुंचा। उसने मुट्ठी बांधकर कहा, चारों बहनों को प्रणाम, मैं शुभम हूँ। ये देखते ही आसपास मौजूद कई लोगों की निगाहें शिवम पर टिक गईं। ये लड़का सच में बातचीत शुरू करना चाहता है, किसी ने हैरानी से कहा। थोड़ा ज्यादा ही साहसी है। हेवन रोमी की शिष्याओं की दृष्टि बहुत ऊंची होती है, किसी और ने धीमे स्वर में टिप्पणी की। सबकी नज़रों में शिवम का इस तरह हेवन रोमी की 4 शिष्याओं से बातचीत करने की कोशिश करना ऐसा लग रहा था मानो कोई आलसी मेढक हंस का मांस खाने का सपना देख रहा हो। चारों हेवन रोमी की शिष्याएं वहीं रुक गईं। साफ देखा जा सकता था कि उनकी 4 जोड़ी आंखें शिवम पर टिक गईं और उन आंखों में केवल ठंडापन और उदासीनता थी। चारों बहनों से बस एक नज़र देखने का अवसर चाहता हूँ, क्या ये संभव है? शिवम ने फिर से मुट्ठी बांधते हुए कहा। वह केवल ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या उन चारों में मीनू मौजूद है या नहीं। बिग ड्रीम की शक्ति न केवल उन चारों के चेहरे को ढके हुए थी, बल्कि उनके जीवनाभा को भी पूरी तरह छुपा रही थी। शिवम जीवनाभा के जरिए भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था, इसलिए केवल यही तरीका था कि वे बिग ड्रीम की शक्ति को हटा दें। जैसे ही ये शब्द गूंजे, चारों सुंदर आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। इसी के साथ इनके अन्य कॉड डिसाइपल्स के चेहरे भी भारी हो गए और सेलेस्टियल क्लैन के 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियों के चेहरे और भी सख्त हो गए। वहीं शिवम के साथ आए 39 फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस के भाव भी अजीब हो गए। शिवम का यह व्यवहार सच में बहुत सीधा और अचानक था। लड़के, तुम क्या चीज हो? क्या चारों देवी स्वरूप बहनें तुम्हें देखने के लिए हैं? किनारे खड़े एक युवक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि चारों देवियों के बारे में ऐसी बात कहो। अभी तुम्हें अवसर दिया जाता है, जाओ और चारों देवियों से स्वयं माफी मांगो। ये युवक एंजल क्लैन का एक शीर्ष प्रतिभाशाली था। उसे इनके एक रोमी ने कॉड डिसाइपल के रूप में अपनाया था। उसकी प्रतिभा बेहद प्रबल थी और कहा जाता था कि उसका भविष्य गैबर्ट से भी उज्जवल है। लेकिन शिवम ने उसे बस हल्की सी नज़र से देखा और फिर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसकी दृष्टि फिर से चारों देवियों पर टिक गई। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, कृपया बिग ड्रीम की शक्ति हटाइए और अपना वास्तविक रूप दिखाइए। शिवम ने शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, मौत को बुला रहे हो? एंजल क्लैन का वह युवक दहाड़ उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की तरह शिवम पर झपट पड़ा। उसी क्षण एक एंजल स्वॉर्ड एकजुटता होकर शिवम के सिर की ओर काट पड़ी। तलवार की ऊर्जा गर्जना कर रही थी, अत्यंत भयानक और शक्तिशाली। डिवाइन एम्परर रूम। जैसे ही उसने वार किया, शिवम समझ गया कि उसका कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 9th रेल्म में है और उसकी कॉम्बैट पावर सामान्य डिवाइन एम्परर रूम से कहीं अधिक है। धमाका। शिवम का चेहरा शांत रहा। उसकी हथेली में एक काली डेमन स्वॉर्ड प्रकट हुई। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक के इन काले और सफेद रंग की तलवार ऊर्जाएं हवा में टकराईं। जोरदार विस्फोट हुआ और फिर एक आकृति बुरी तरह कांपती हुई पीछे हट गई। वो एंजल क्लैन का वही प्रतिभाशाली युवक था। लगता है केवल 4 स्तर पार करने की क्षमता है, उतना शक्तिशाली भी नहीं। शिवम ने बुदबुदाते हुए कहा, 4 स्तर पार करके लड़ने की क्षमता, और वह भी डिवाइन एम्परर रेल्म में आम यूनिवर्स के जीनियस कैंडिडेट्स के स्तर की ही मानी जाती है। शिवम के मन में इनके कॉड डिसाइपल्स की छवि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि किसी और को शिवम के विचार सुनने को मिल जाते तो शायद वे अवाक रह जाते।
यूनिवर्स के जीनियस कैंडिडेट्स कितने दुर्लभ होते हैं। पूरे वेस्टलैंड यूनिवर्स में वे गिने चुने ही होते हैं। रूपाली और RKJJ जैसे प्रतिभाशाली लोग तो और भी दुर्लभ थे। यहाँ तक कि इनके बड़े अस्तित्वों द्वारा अपनाए गए सभी कोर डिसाइपल्स भी हर कोई यूनिवर्स कैंडिडेट स्तर का नहीं होता। वास्तविकता ये थी कि डिवाइन एम्परर रेल्म में 4 स्तर पार कर सकने वाले इनके कोर डिसाइपल्स में भी शीर्ष श्रेणी में गिने जाते थे। बस शिवम स्वयं और उसके विरोधी इतने असाधारण थे कि उसकी दृष्टि का मानक बहुत ऊंचा हो गया था। इसी क्षण कई लोगों की आंखें सिमट गईं। उनके चेहरों पर गहरा आश्चर्य था। ये हाल सेलेस्टियल क्लैन के उन दर्जन भर युवक युवतियों का भी था। वे साफ महसूस कर सकते थे कि शिवम का कल्टिवेशन केवल डिवाइन एम्परर 7th रेल्म में है, फिर भी उसने डिवाइन एम्परर रूम के एंजल क्लैन जीनियस को पीछे धकेल दिया। इसका अर्थ बेहद गंभीर था। हालांकि अभी अभी किए गए हमले में एंजल क्लैन का जीनियस अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा रहा था, फिर भी ये दृश्य काफी डरावना था। इस क्षण सभी की दृष्टि में शिवम की हैसियत पूरी तरह बदल गई। लेकिन बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इसके आगे के एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा। यूट्यूब के आगे के एपिसोड वहाँ पर मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। 3-4 सीरीज़ के डालूँगा और मैं उधर नहीं और रूथलेस तो कंफर्म में वहाँ पर अपलोड करूँगा सेपरेट सीरीज़ में। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सागा सीरीज़ में एप्लीकेशन में अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा काम ख़त्म हो चुका एप्लीकेशन का। 1-2 दिन में बढ़िया अपडेट एक आ जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पर डालना शुरू कर दूँगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एपिसोड इसके आगे के यूट्यूब के। और स्टार्टिंग के एपिसोड का भी मैं अपलोडिंग का एक पर्सन हायर कर रखा है मैंने। अब वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एपिसोड 1 से वो डेली अपलोड करता रहेगा 20-20 मिनट के एंड और कंप्लीट कर देगा सीरीज़। अच्छी वॉइस होगी वाली स्टार्टिंग से एपिसोड की। बाकी जिसको इसके आगे के एपिसोड सुनना है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर एपिसोड नंबर के बाद में वहाँ पर वो टाइटल लिख दूँगा मैं, तो वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। और डेली एपिसोड यहाँ पर भी मैं इसको शेड्यूल करूँगा, तो यहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा और वहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा। दोनों जगह आपको डेली एपिसोड 30 मिनट के आएंगे एपिसोड सारे, वो आपको मिल जाएंगे देखने को।